हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग इंग्लिश की मैराथन क्लास करने वाले हैं। आज की क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत आराम से क्लास देखिएगा, धीरे धीरे, ठीक है। और पूरी कंप्लीट देखिए, A to Z। कुछ भी आप इसमें स्किप मत करना। बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। जब आप कर लेंगे तब आप कहेंगे कि हाँ, वास्तव में क्लास कितनी मस्त थी। कंटेंट जो है वो फर्स्ट नंबर का है बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हाट इज सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। क्या होता है सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म? ये सभी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट माने क्या होता है? घटाना, ठीक है। ऐसे आप अनुमान लगा लीजिए। और बाइलिंगुअलिज्म का मतलब होता है दो भाषी या द्विभाषी। तब क्या मतलब हुआ सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म का? सब्ट्रैक्टिव है, एडिटिव है, पैरेलल है, इस सभी के बारे में पढ़ेंगे। देयर इज ए ग्रेजुअल चेंज और लॉस ऑफ द पर्सन्स नेटिव और फर्स्ट लैंग्वेज। देखिए, जब हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज है, जो मदर टंग है, उसमें जो है धीरे धीरे लॉस होने लगे, मतलब हम उसको भूलने लगे या उसका हम प्रयोग करना कम कर दें, तब इसको कहते हैं सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। और सेकेंड लैंग्वेज है उसको ज़्यादा सीखने लगे, उसको प्रेफरेंस ज़्यादा देने लगे। देखिए यहाँ पर मैंने दिखाया है एलेवन। एलेवन का मतलब हमारी फर्स्ट लैंग्वेज छोटी है, ठीक है, इसका प्रयोग हम कम करने लगे। और L2 जो सेकेंड लैंग्वेज है उसका प्रयोग हम ज़्यादा करने लगे। तब होगा क्या कि इससे जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, जो हमारी मदर टंग है, वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और हमारी वीक हो जाएगी। इसे ही कहते हैं हम सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है घटाना, यहाँ पर घटने लगती है। जैसे मैं इसमें उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, इंडिया में, मान लीजिए मेरी मातृभाषा क्या है? हिंदी है। अब मैं यहाँ से चला जाऊँ अमेरिका, ठीक है। अब वहाँ पर मेरी जो सेकंड लैंग्वेज क्या हो जाएगी? इंग्लिश। अब मैं अगर 10 साल 20 साल वहीं पर रहने लगा और इंग्लिश का 24 घंटे प्रयोग करने लगा, ठीक है, तब क्या होगा? धीरे धीरे जो हमारी मदर टंग है, हिंदी है, ये मेरी वीक होती चली जाएगी। इसे ही हम कहते हैं सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। इस पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें थ्योरी प्लस क्वेश्चन सब कुछ है। पहले हम लोग थ्योरी करेंगे, बीच बीच में क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करते चलेंगे। इसके बाद में जो है क्वेश्चन रखे हुए हैं और चैलेंजिंग क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म। एडिटिव का मतलब ऐड होना। इसमें कमी हो रही थी फर्स्ट लैंग्वेज में, अब इसमें कमी नहीं होगी, इसमें और ऐड होगा। जैसे मेरी इसमें मातृभाषा हिंदी है, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, ठीक है, और साथ ही साथ मैंने सेकेंड लैंग्वेज भी सीखना स्टार्ट कर दिया, स्पेनिश है, जापानीज है, या मेरी इंग्लिश है। तब मैं घट नहीं रहा है बल्कि बढ़ रहा है। पहले मुझे हिंदी आती थी, अब मुझे इंग्लिश भी आने लगी है। तो ऐड हो रहा है, जोड़ हो रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म। व्हेन ए स्टूडेंट्स फर्स्ट लैंग्वेज कंटिन्यूज टू डेवलप बाइल लर्निंग ए सेकेंड लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज भी हमारी ग्रो कर रही है और सेकेंड लैंग्वेज में सीख रहा हूँ, तब दोनों है, इसको कहते हैं एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म। इसी प्रकार से क्लास में बने रहिए, आराम से देखते रहिए। अब एक टाइप और होता है, थर्ड है साइमल्टेनियस बाइलिंगुअलिज्म। साइमल्टेनियस का मतलब होता है पैरेलल, मतलब समानांतर, साथ ही साथ। जैसे लर्निंग टू लैंग्वेज पैरेलल, जब दोनों लैंग्वेजें साथ साथ सीखी जा रही हों। जैसे मैं हिंदी भी सीख रहा हूँ, ठीक है, इंग्लिश भी सीख रहा हूँ, दोनों एक साथ सीख रहा हूँ। ना तो कोई किसी को कम कर रही है, ना तो कोई किसी को बढ़ावा दे रही है। तब इसको हम कहते हैं साइमल्टेनियस बाइलिंगुअलिज्म। पैरेलल, समानांतर रूप से सीखी जाए। इंग्लिश भी सीख रहा हूँ, संस्कृत भी सीखने लगा, ठीक है, और जापानीज भी सीखने लगा, तो इसको कहते हैं साइमल्टेनियस बाइलिंगुअलिज्म। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कोड स्विचिंग क्या होती है, कोड मिक्सिंग क्या होती है। समझ लीजिए आराम से। देखिए ये जो है, ये सब मैंने हाथ से अपने बनाया है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं है, लेकिन समझने पर ध्यान दीजिए। कोड स्विचिंग, स्विच का मतलब क्या होता है? बंद कर देना, ठीक है, क्लोज कर देना। जब हम किसी एक लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं और दूसरी लैंग्वेज में जंप कर जाते हैं, ठीक है, दूसरी लैंग्वेज में जंप कर जाते हैं, या दूसरी लैंग्वेज से स्टार्ट करके पहली लैंग्वेज में आ जाते हैं। जैसे
आपने देखा होगा जब मैं वीडियो स्टार्ट करता था पहले तो मैं कहता था, हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंग्लिश मैराथन क्लास। मान लीजिए इतनी लाइन मैंने इंग्लिश में बोल दी, ठीक है, किस लैंग्वेज में, इंग्लिश में बोल दी। बाद में मैं हिंदी में आ गया। बाद में मैंने कहा कि आज हम लोग इंग्लिश की मैराथन करने वाले हैं, हिंदी बोलने लगा। शुरुआत की इंग्लिश से पहुंच गए हिंदी में डायरेक्ट। इसको कहते हैं कोड स्विचिंग। इसका अपोजिट भी है कि अगर हम हिंदी से स्टार्ट करें और बाद में इंग्लिश बोलने लगे तब इसको कहते हैं कोड स्विचिंग। बस इतना ही आपको ध्यान रखना। देखिए मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा थ्योरी व्यूरी लिखने पर ध्यान नहीं दिया है, आप समझने पर ध्यान दीजिए बस। चाहे तो इस क्लास को एक नहीं दो बार कर लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन भी आपको इसके PYQ भी प्रैक्टिस करने हैं, मैं भी करवा दूंगा और आप भी अपने तरफ से कर लेना। अब कोड मिक्सिंग क्या है? स्विचिंग तो हमने देख लिया। कोड मिक्सिंग का मतलब है कि बराबर बराबर हम बोल रहे हैं, हिंदी भी बोल रहे हैं, इंग्लिश भी बोल रहे हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ उसमें हिंदी भी है साथ ही में इंग्लिश भी है। जैसे किसी बच्चे ने कहा कि हमारे संजय सर हैं वो बहुत बेस्ट टीचर हैं। अब उसने बेस्ट जो टीचर कहा, ये तो इंग्लिश का वर्ड है, संजय सर, ठीक है। तो जो नाम मेरा लिया वो हिंदी है। तो हिंदी इंग्लिश को जब हम साथ साथ में यूज करते हैं, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, इंग्लिश ही नहीं है, ठीक है, कोई भी दो भाषाएं हैं, जब उनको हम बराबर मिला के एक दूसरे में बोलते हैं तब उसको हम कहते हैं कोड मिक्सिंग। जैसे मैंने कहा कि यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तब मैंने हिंदी भी इसमें रख दी, इंग्लिश भी रख दी, साथ ही साथ बोल दी। तब इसको हम कहेंगे कोड मिक्सिंग, जब दो भाषाओं को मिला दिया जाए, ठीक है, मिक्सिंग कर दी जाए। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज इज ऑल अराउंड अस। जो भाषा है वो हमारे चारों तरफ फैली हुई है। चाहे तो आप किसी होर्डिंग को देखें, पंपलेट को देखें, दीवारों पर आपने ऐड लिखे हुए देखे होंगे, ठीक है। जितना भी है ये सब हमारे चारों तरफ क्या है, भाषा फैली हुई है। अब फेमिलियर इन्वायरमेंट, जितना हमारे लिए अच्छा इन्वायरमेंट होगा हमसे, ठीक है, उतना ही हम अच्छी प्रकार से भाषा को सीख पाएंगे। इसे ही हम कहते हैं प्रिंट रिच इन्वायरमेंट, भाषिक समृद्ध परिवेश। बाला क्या है? इसकी फुल फॉर्म पता नहीं कितनी बार पूछी गई है, ध्यान याद कर लीजिएगा। बाला का मतलब होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स। इसको हिंदी में कहते हैं भवन का उपयोग अधिगम सामग्री के रूप में। अगर कोई नोट करना चाहता है तो साथ ही साथ नोट भी कर ले, ठीक है, नोट टेकिंग भी कर ले या मेकिंग करना, जो भी करना। आगे आएगा नोट टेकिंग क्या होता है, नोट मेकिंग क्या होता है। आज की क्लास में कुछ भी नहीं छूटेगा, बिल्कुल A to Z। अब हम स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होती है? देखिए फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, कितने प्रकार की लैंग्वेज होती है? लैंग्वेज तीन प्रकार की होती है, ओरल लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज, ठीक है, जो लिखी जाती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये लिखा हुआ है, एक इसमें आता है। रिटन लैंग्वेज में साइन लैंग्वेज भी एक होती है, डिफाइन डम्बो के लिए, ISL जिसको कहते हैं इंडियन साइन लैंग्वेज, भारतीय सांकेतिक भाषा। आपको और क्या क्या याद रखना है? रिटन लैंग्वेज इज मोर स्टेबल और क्रेडिबल देन द ओरल लैंग्वेज। जो हमारी जो लिखित भाषा होती है वो ज़्यादा विश्वसनीय होती है। जैसे अगर आपकी किसी से कोई बात हो तो आप कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है, भाई ऐसा है कि तुम हमको इसमें इसको लिखित में दो, ठीक है। लोग कहते हैं कि भी है कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, चाहे तो हमसे इसकी चीज़ की लिखित ले लो। तो लिखित लेने का मतलब होता है, रिटन का मतलब होता है वो चीज़ ज़्यादा विश्वसनीय होती है, उसको हम कहीं भी पेश कर सकते हैं कि देखिए भाई इस बंदे ने ऐसा कहा था, ठीक है। उसको हम झूठ नहीं करार दे सकते हैं। और बात कही गई बात से आदमी कितनी भी टाइम मुकर सकता है, लेकिन जो बात लिखित में होती है वो ज़्यादा मान्य होती है। इसलिए ये कहा जाता है कि जो लिखित लैंग्वेज है, जो हमारी रिटन लैंग्वेज है, वो ज़्यादा क्रेडिबल होती है। एनी लैंग्वेज कैन बी रिटन इन एनी स्क्रिप्ट। ये सब आए हुए क्वेश्चन है। किसी भी भाषा को हम किसी भी स्क्रिप्ट में थोड़ा सा हेर फेर करके लिख सकते हैं, ठीक है। एनी लैंग्वेज कैन बी रिटन इन एनी स्क्रिप्ट। जैसे मेरा नाम संजय है, मान लीजिए, अपना अपना एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है, संजय है, ये भी संजय ही लिखा है और ये भी संजय लिखा है,
बिसरंगे लगा दो। ये देवनागरी स्क्रिप्ट है, हिंदी भाषा में लिखा है। ये रोमन स्क्रिप्ट है, ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है। ये देवनागरी स्क्रिप्ट है और संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। संजया, संजय, संजय, संजया, ठीक है। तब थोड़ा सा हेर फेर बस करना होता है, हम किसी भी भाषा को किसी भी स्क्रिप्ट में थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं। अब जैसे संजय तमिल में भी लिखा जा सकता है, तेलुगु में भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट अलग अलग हो सकती है, इसकी लिपि अलग अलग हो सकती है। तब हमको बस इतना याद रखना है कि किसी भी भाषा को हम किसी भी स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखिए ये मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, क्योंकि हिंदी में भी सेम कॉन्सेप्ट होती है, सेम क्वेश्चन आते हैं। देखिए चाहे वो हिंदी की पेडागोजी हो, इंग्लिश की पेडागोजी हो, संस्कृत की पेडागोजी हो, है तो तीनों भाषाएं, तो तीनों की जो पेडागोजी होती है वो बिल्कुल सेम होती, बस हेर फेर किसका होता है, भाषा का होता है। इसमें हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश, और सीधे हिंदी में भी पूछा जाता है ध्वनि विज्ञान करके, इंग्लिश में पूछा जाता है फोनोलॉजी करके। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे फोनोलॉजी। व्हाट इज फोनोलॉजी? फोनोलॉजी क्या है, या स्पीच फार्म। देखो फोन वर्ड जहाँ कहीं भी आपको मिल जाए, PHON, फोन का मतलब साउंड होता है, आवाज, ध्वनि, ठीक है। तो लॉजी का मतलब टू स्टडी, स्टडी मतलब पढ़ना। तो जिसमें हम साउंड के बारे में पढ़ते हैं उसको हम फोनोलॉजी कहते हैं, ध्वनि विज्ञान कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो किसी भी वर्ड का कैसे उसको हम बोलेंगे, उसका अध्ययन जो हम फोनोलॉजी में करते हैं। जैसे CH है, P है, T है, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सब क्या है, फोनोलॉजी। और जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड होती है उसको क्या हम कहते हैं, फोनीम। लिख लीजिए, फोनीम, PHONEME। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड क्या है, फोनीम, PHONEME। अब हम बात करेंगे मीनिंग के ऊपर। मार्फोलॉजी, लॉजी माने स्टडी, पढ़ना। अब मार्फो का मतलब मीनिंग, रिलेटेड टू मीनिंग। मॉर्फीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग क्या है, तब हो जाएगा आंसर आपका मार्फोलॉजी। देखिए M फॉर मीनिंग और M फॉर मार्फोलॉजी, ठीक है। अब सिंटेक्स क्या होता है, ये तो आपने ग्रामर में भी खूब पढ़ा होगा। देखिए सिंटेक्स का मतलब होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को हम क्रम से रखते हैं। वर्ड ऑर्डर, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, बिल्कुल मैं यहाँ पर जिस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तब जो वीडियो बनाई हुई है पेडागोजी वाली, ठीक है, 6 से 7 होगी, तो उनको देख लीजिए। वैसे आपको यहीं पर सब समझ में आ जाएगा। सिंटेक्स का मतलब होगा कि वर्ण क्रम, कर्ता क्रिया क्रम, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्रम से रखना, ठीक है। इसको कहते हैं ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। अब सीमेंटिक्स क्या होता है? सीमेंटिक्स का मतलब रिलेटेड टू सेंस ऑफ द सेंटेंस। अब आपने कोई सेंटेंस बनाया है, हो सकता है वो उसका सिंटेक्स सही हो, कर्ता क्रियाक्रम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सही रखा हो, लेकिन उसका मीनिंग गलत लिखा रहा हो, तब वो गलत होगा। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया, इसी प्रकार का ये क्वेश्चन पूछा गया था। संजय ड्राइव से हॉर्स, संजय एक घोड़े को ड्राइव करता है। तो ये सेंटेंस देखो, सिंटेक्स इसका बिल्कुल सही है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब अपनी जगह पर है, ठीक है। बट सीमेंटिक्स इनकरेक्ट, इसका मीनिंग गलत लिख रहा है। जो घोड़ा होता है उसको घोड़े को राइड ड्राइव नहीं किया जाता है, ठीक है, घोड़े को राइड किया जाता है। चाहे वो घोड़ा हो या कोई भी चीज हो, ठीक है। ये ड्राइव किसको किया जाता है, ड्राइव किसी वाहन को किया जाता है। घोड़ा एक वाहन नहीं है, घोड़ा एक जानवर का नाम है। तो सही क्या होगा, संजय राइड है हॉर्स। देखिए बिल्कुल सही है, इसका सिंटेक्स भी सही है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट भी सही है, और सिमेंटिक्स इसका मीनिंग भी सही लिख रहा है, तो बोथ इज करेक्ट। तो इसी प्रकार से हमको देखकर चलना है। जैसे हिंदी वाली पेडागोजी की जो मैराथन क्लास हमने कराई, उसमें मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, आरती चाय खाती है। अब बताइए, मान लीजिए ले लिया मैंने यहाँ पर आरती, ये एग्जाम्पल लिया था, आरती चाय
खाती है। देखिए सिंटैक्स इसका बिल्कुल सही है, वाक्य विन्यास बिल्कुल सही है, कर्ता क्रियाक्रम सब अपनी जगह पर है, बिल्कुल सही। लेकिन इसका जो है अर्थ विज्ञान वो गलत है, सीमेंटिक्स इसका गलत है, क्योंकि चाय खाई नहीं, चाय कैसी होती है, चाय पी जाती है। ठीक है, तभी चीज को आप ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भाषा के जो है गुण क्या क्या होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। देखिए जो भाषा होती है सिंबॉलिक एंड डायनेमिक एंड चेंजेबल, जो भाषा होती है वो हमेशा बदलती रहती है, भाषा कभी भी स्टेटिक नहीं हो सकती, मतलब भाषा में नए नए वर्ड जो होते हैं वो ऐड होते रहते हैं। ठीक है, तो भाषा हमेशा चेंज होने वाली और डायनेमिक होती है। सिंबॉलिक मतलब सिंबल में लिखा जाता है, जैसे ये हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सिंबल ही तो है, यस बाई एम बी ओ डी बाई एन, ये सब क्या सिंबल है, तो भाषा को सिंबल में लिखा जाता है। स्ट्रक्चर्ड रूल गवर्नेंस, जो भाषा होती है उसके निश्चित एक नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, जिसके द्वारा उस भाषा को पढ़ा जाता है, जिसको हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, ग्रामर कहते हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, भाषा से हम क्या करते हैं, भाषा से हम कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, संप्रेषण करते हैं। लैंग्वेज इज आर्बिट्री, नोट डाउन करो अभी जल्दी से, ये जब पॉइंट आता है और पता नहीं कितनी बार ये प्रीवियस ईयर में देखा होगा आया, यहाँ पर लोग इसको गलत कराते हैं कि आर्बिट्रेरी नहीं होती, बिल्कुल आर्बिट्रेरी ही होती है भाषा जो होती है। आर्बिट्रेरी का मतलब इंडिपेंडेंट होती है, जैसा हम किसी को नाम देते हैं वैसा ही होती है। तो लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक पेन है, ठीक है, ये मेरे ऊपर है, मैंने इसको पेन कहा है, मैं इसको अलग नाम भी दे सकता था, ठीक, और कोई भी नाम दे सकता था। तो ये लैंग्वेज जो होती है वो अपने ऊपर डिपेंड करती है, आर्बिट्रेरी होती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो भाषा होती है वह स्वैच्छिक होती है या इंडिपेंडेंट होती है, जैसा हम किसी का नाम रखते हैं। नाम रखने से किसी वस्तु के गुण नहीं बदल जाते हैं। मीडियम ऑफ इंटरेक्शन, हाँ बिल्कुल सही बात है, मतलब बातचीत करने का साधन है, और इंटरेक्शन क्या है, जिसमें हम पढ़ाई करते हैं। एक कैरियर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो भाषा है वो हमारे सभ्यता और समाज जो है उसको वाहक होती है। लैंग्वेज इज सोशल, जो भाषा होती है वो कैसी होती है, सामाजिक होती है। इसमें फोर्थ पॉइंट केवल है जो इससे पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और आज के बाद कभी भूलना मत। अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आया हुआ है 2021 का है शायद। लर्निंग ए लैंग्वेज इज ए मैटर ऑफ, भाषा सीखना है डॉट डॉट डॉट, बताइए इतना क्वेश्चन है। प्रोडक्ट, स्किल, प्रोसेस, एक्विजिशन, भाषा सीखना क्या है। लर्निंग ए लैंग्वेज इज ए मैटर ऑफ प्रोडक्ट, स्किल, प्रोसेस, एक्विजिशन, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए भाषा सीखना, भाषा के क्या सीखे जाते हैं, आपको ध्यान कीजिए, भाषा के कौशल सीखे जाते हैं, यल यस आर डब्ल्यू जिसको हम कहते हैं। ठीक है, स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, अब ध्यान आ गया होगा, तो भाषा एक क्या है, स्किल है, एक कौशल है, प्रोडक्ट नहीं है, प्रोसेस नहीं है, एक्विजिशन नहीं है, भाषा क्या है, भाषा एक कौशल है। सो सेकेंड इज आवर करेक्ट। अब हम लोग बात करेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग, भाषा अधिगम एवं अर्जन में अंतर क्या होता है। लर्निंग माने होता है सीखना या अधिगम, और एक्विजिशन माने होता है अधिग्रहण करना। हिंदी वाला है, जिसने हिंदी वाली क्लास ना देखी पहले हिंदी वाली देख ले, बिल्कुल इसमें ट्रांसलेशन है उसका। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, देखिए जब हम अपने वातावरण से अनकंसाइसली रूप से जाने अनजाने में जो भी चीज़ सीख लेते हैं उसको हम एक्विजिशन कहते हैं। जैसे मेरी मदर टंग हिंदी है और मैंने हिंदी को अपने इन्वायरमेंट से सीख लिया बिना किसी की फॉर्मल टीचिंग के कि हाउ टू स्पीक इन हिंदी, ऐसा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल अपने आप सीख गया जन्मजात, तो इसको कहते हैं एक्विजिशन। जो अर्जन है वो कौन सी लैंग्वेज का किया जाता है, वो फर्स्ट लैंग्वेज का किया जाता है। और जो अधिगम है सीखते हैं वो कौन सी लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज। अब देखते हैं एक्विजिशन क्या होता है। सिमिलर टू चाइल्ड फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है, पहली लैंग्वेज का करते हैं। पिकिंग अप लैंग्वेज सब कंसाइसली, सब कंसाइसली का मतलब होता है
बिना अलर्ट हुए, ठीक है, अनकंसाइसली या सबकंसाइसली, अपने आप से स्वतः। इम्प्लिसिट नॉलेज, जो इसकी जो नॉलेज होती है वो बिल्कुल हमारे कोई हमको इफर्ट लगाना नहीं पड़ता है कोई, ठीक है, कोई बिल्कुल हमको प्रॉपर होकर तैयार होकर, ऐसा नहीं है कि हम कोई हिंदी बोलना सीखने के लिए जाए। और जो इसकी नॉलेज होती है वो बहुत ज़्यादा कैसी होती है, इम्प्लिसिट होती है, मतलब इनडायरेक्ट वे में हम सीख जाते हैं। इम्प्लिसिट का मतलब इनडायरेक्ट वे, ठीक है, इनडायरेक्टली हम सीख जाते हैं। फॉर्मल टीचिंग डज नॉट हेल्प, इसके लिए ऐसा है, फॉर्मल स्कूलिंग नहीं हमें करनी होती है, कोचिंग क्लास नहीं लगानी होती है, जो भी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है वो हम स्वतः ही सीख जाते हैं। लर्निंग क्या है, फॉर्मल, ठीक है, इसके लिए हमें कोई स्कूल ज्वाइन करना पड़ता है, कोचिंग जानी पड़ती है। नोइंग अबाउट द लैंग्वेज, भाषा को सीखना, ठीक है, जानते हैं। एक्सप्लिसिट नॉलेज, इसकी जो नॉलेज होती है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में सीखते हैं, सेकेंड लैंग्वेज की प्रयास करके सीखते हैं, एफर्ट लगाते हैं। और इसकी जो नॉलेज होती है इसीलिए बहुत ज़्यादा कैसी होती है, एक्सप्लिसिट होती है। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है एक्सप्लेन करके या डिटेल में, ठीक है। फॉर्मल टीचिंग हेल्प, और इसके लिए जो है फॉर्मल टीचिंग हमको करनी पड़ती है, मतलब स्कूलिंग वगैरह जानी होती है। इसकी शिक्षा प्रणाली होती है लर्निंग के लिए, जबकि एक्विजिशन की प्रणाली कोई भी नहीं होती है। इससे रिलेटेड लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ ए लैंग्वेज, तो ध्यान रखना है, ठीक है। और जो एक्विजिशन है वो फर्स्ट लैंग्वेज का किया जाता है, फर्स्ट लैंग्वेज को या मदर टंग को, और जो लर्निंग है वो सेकेंड लैंग्वेज की जाती है। देखिए, जब जो भी लैंग्वेज आपकी मातृभाषा है, मदर टंग है, उसको छोड़कर जो भी भाषा आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सब सेकेंड भाषा है, द्वितीय भाषा है, तृतीय भाषा है। फर्स्ट लैंग्वेज आपकी मदर टंग होती है। अब हम लोग बात करेंगे स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का विकास कैसे कैसे होता है। देखिए, जो सबसे छोटा बच्चा होता है, सबसे पहले जब वो लगभग 6 वीक का हो जाता है, ठीक है, 6 सप्ताह का हो जाता है, तब वो कुछ ध्वनियाँ निकालने लगता है, जैसे का, चा, छा, क्यू, ए, डी, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कुइंग कहते हैं, कुइंग, हिंदी में भी इसको कुइंग ही कहते हैं। बेबलिंग क्या होती है, जब लगभग लगभग बच्चा हमारा हो जाता है 6 मंथ का, ठीक है, तब वो ऐसे आवाज़ निकालने लगता है, माँ, पा, ना, चा, चा, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं बेबलिंग या बड़बड़ाना, हिंदी में कहते हैं बड़बड़ाना। 1 वर्ड स्टेज, लगभग कितनी एज में बच्चा पहला वर्ड बोलता है, 1 साल का जब वो हो जाता है तब वो 2 से 3 वर्ड उसकी वोकेबलरी हो जाती है। 2 वर्ड स्टेज, 2 वर्डों को मिलाकर कब वो बोलना सीख जाता है, लगभग जब वो 18 महीने का हो जाता है, जैसे जाना है, आना है, पानी है, या टेलीग्राफिक, ठीक है। तो 2 वर्ड स्टेज, 1 वर्ड स्टेज 1 ईयर में, और 2 वर्ड स्टेज 18 महीने में। और लॉन्गर अटरेंस, लगभग बड़े बड़े सेंटेंस वो कब बोलने लगता है, जब वो हो जाता है लगभग 2 से 4 साल का हो जाता है, तब वो बड़े बड़े सेंटेंस को भी बोलने लगता है। अब ये प्रोफेसर स्मिथ हैं, उनके अनुसार इन्होंने वोकेबलरी की कितने वर्ड एक बच्चा ईयर वाइज सीखता है उसके बारे में इन्होंने बताया कि 1 साल में 2 वर्ड सीख लेता है, 2 साल में 272 जो क्वेश्चन पूछा गया था, और 3 साल में लगभग 900 प्लस समथिंग कुछ वर्ड सीख जाता है, 4 साल में लगभग 1600 प्लस, और 5 वर्ष में बच्चा जो है 2072 वर्ड पर अपनी कमांड कर लेता है, लगभग इतने वर्ड उसको आने लगते हैं। टॉप डाउन, बॉटम अप अप्रोच, सभी अप्रोच भी करने वाले हम लोग। अब हम पढ़ते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। देखिए, आज के बाद इसमें आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो है, जिसको ओला कहते हैं, OLA 1963 भारत में 1963 में लाई गई थी। इसके अनुसार OLA के अनुसार, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के अनुसार, भारत में जो हिंदी है वो कैसी है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। और संविधान के किस आर्टिकल में रखी है, सुपर टेट में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है,
आर्टिकल 343(1) जो भारत का अनुच्छेद है उसके 343 एक में रखी गई। कौन? हिंदी। अब हिंदी की अब भाई मान लीजिए तमिलनाडु है, केरल है, मुंबई है, मणिपुर है, वहाँ तो हिंदी जानते नहीं लोग, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? तब उनके लिए एक सहायक राजभाषा बनाई गई, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज AOL, जिसको कहते हैं AOL। इसका नाम क्या रखा है? इंग्लिश। जो इंग्लिश भाषा है इसके लिए एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया। कौन से आर्टिकल में रखी गई? आर्टिकल 343(2) हिंदी के बाद इंग्लिश को ही रखा गया है। तो ये किसके तहत रखा गया है? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के तहत। अब भारत में इस समय 6 जो हैं वो क्लासिकल लैंग्वेज हैं, ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ये नीति 2020 कहती है कि जो हमारी जो 6 के 6 जो भी हैं क्लासिकल लैंग्वेज, इनको एडिशनल लैंग्वेज में के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। इनके नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम आपको ध्यान रखने हैं कि क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्या हिंदी है क्लासिकल लैंग्वेज? इंग्लिश है क्लासिकल लैंग्वेज? ये दोनों नहीं है, ठीक है। हिंदी तो चलिए हमारे देश की है, इंग्लिश तो हमारे देश की भी नहीं है, फॉरेन लैंग्वेज है। हिंदी भी है, हिंदी जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। तो है कौन कौन सी? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, ये 6 हैं। इनका टाइम आपको नहीं याद रखना है, बस इतना ध्यान रख लेना अगर रख पाओ कि तमिल सबसे पुरानी है, 2004 में बनाई गई, और जो सबसे नई है वो है उड़िया, 2014 में। और नाम है जैसे अगर कोई वो रख दे बोडो, ठीक है, बोडो, मराठी, क्या मराठी है? नहीं है, तो नहीं है, बे ज़्यादा है, जो है वो थोड़ी है, 6 ही है, तो 6 के नाम याद रख लीजिए। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और उड़िया, संस्कृत। चलिए आगे मूव करते हैं। देखिए इंग्लिश के बारे में चर्चा करते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, NCF 2005, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन। देखिए जो भारत में जो इंग्लिश की पोजीशन है वो सेकेंड लैंग्वेज भी है और ग्लोबल लैंग्वेज भी है। इसके दोनों आंसर सही हो सकते हैं। NCF में दोनों लिखे हैं कि जो भारत में जो इंग्लिश है वो सेकेंड लैंग्वेज भी है और ग्लोबल लैंग्वेज भी है। कैसे है आंसर दोनों कैसे सही हो सकते हैं? देखिए, और कभी भी दोनों आएंगे नहीं एक साथ, ठीक है, या तो सेकेंड लैंग्वेज ऑप्शन में होगा या ग्लोबल लैंग्वेज। अगर पूछा जाए ऑब्जर्वेशन के आधार पर, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इन इंडिया इंग्लिश इज ए कैसी भाषा है? इंग्लिश एक सेकेंड लैंग्वेज है, तब आपको करना है। अगर पूछा जाए इन ए मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है, एक बहुभाषी देश में जो हमारे जैसे कि इंडिया है, भारत है, इसमें इंग्लिश कैसी लैंग्वेज है? तब है इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। तब इसके दोनों आंसर सही हैं, आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज डेवलप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन। जो हमारा ब्रेन है, देखिए ये ब्रेन के 2 पार्ट्स हैं, ये राइट वाला, ये लेफ्ट वाला। जो हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, एल फॉर लैंग्वेज, एल फॉर लेफ्ट, ऐसे ट्रिक बना लीजिए। एल फॉर लैंग्वेज, एल फॉर लैंग्वेज, एल फॉर लेफ्ट। देखिए लेफ्ट वाले ब्रेन में क्या क्या चीज़ डेवलप होती है? लॉजिक है, मैथमेटिकल वगैरह है, सीक्वेंशियल है, रेशनल है, एनालिटिकल है, ऑब्जेक्टिव है और लुक्सैट पार्ट। जो हमारा लेफ्ट ब्रेन का पार्ट होता है हम लोगों का, वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होता है, ठीक है, और वो मैथमेटिकल होता है, तार्किक होता है, और लैंग्वेज इसी से सीखते हैं। और जो हमारा राइट वाला ब्रेन होता है, ये हमारा ज़्यादा क्रिएटिव होता है, ठीक है, और ज़्यादा सब्जेक्टिव चीज़ें इसमें रहती हैं, होलिस्टिक है, इंट्यूटिव है, लुक्स एट होल्स, किसी चीज़ को ऐसे देखता है पूरी, इसलिए इसमें लॉजिक नहीं होता है, लॉजिक की लैक होता है, इधर लॉजिक होता है। लैंग्वेज हम सीखते हैं लेफ्ट साइड से। अब शुरुआत होती है कॉन्सेप्ट की। सेपियर-बोर्फ हाइपोथेसिस पूछी गई है। व्हाट इज सेपियर-बोर्फ हाइपोथेसिस? क्या है ये? देखिए सेपियर-बोर्फ हाइपोथेसिस पोस्ट दैट लैंग्वेज आइदर डिटरमाइंस और इन्फ्लुएंस ऑन द थॉट प्रोसेस। इसको हम लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म या लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी भी कहते हैं। क्या है ये? जो सेपियर और बोर्फ दो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने ये दिया था,
ठीक है, भाषा वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति अगर सोचता है तो उसको सोचने की प्रक्रिया को, ठीक है, थॉट प्रोसेस को जो उसकी भाषा प्रभावित करते, जैसे अगर मुझे हिंदी आती है तो मैं हिंदी के हिसाब से सोचूंगा, मुझे इंग्लिश आती है तो मैं इंग्लिश के हिसाब से सोचूंगा, अगर मुझे तमिल आती है तो मैं तमिल के हिसाब से समझूंगा। तो मेरे जो सोचना है, मेरी जो भावना है, जो सोचना है, उसको कौन प्रभावित कर रहा है कि मुझको कौन सी भाषा आती है। देखिए, अगर जिसकी मातृभाषा है हिंदी या कोई भी हो सकती है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, जो भी है, उस भाषा में जितनी अच्छे प्रकार से वो अपनी इमोशंस को, अपनी बात को कह पाएगा, इतनी अच्छी प्रकार से वो किसी भी दूसरी भाषा में अपनी बात को नहीं कह पाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारी जो संवेग होते हैं, जो भावनाएं होती हैं, वो जुड़ी हुई होती हैं। तब शेक्सपियर बार्फ ने केवल इतना कहा था कि जो हमारे सोचने की प्रक्रिया है उसको भाषा निर्धारित करती है। इसको इसीलिए इसको इसके जो दो अदर नाम भी हैं, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म और लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी। अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म, तो घबराना मत, समझ गए। किससे रिलेटेड है? शेक्सपियर बार्फ से। अब हम बात करते हैं स्किनर की। स्किनर ने क्या कहा है? देखिए, स्किनर सजेस्ट दैट ए चाइल्ड इमिटेट्स द लैंग्वेज ऑफ इट्स पेरेंट्स एंड सराउंडिंग पीपल। जो बालक है, जो भाषा को कैसे सीखता है? इमिटेशन के द्वारा सीखता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है। किसका किसका अनुकरण करता है? अपने पेरेंट्स का करते हैं, और अपने जो इन्वायरमेंट है, जहाँ कहीं भी वो रहता है, उसका वो क्या करता रहता है? हमेशा अनुकरण करता रहता है, उसी से वो भाषा सीखता है। बिहेवियरिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, ये किससे रिलेटेड है? बिहेवियरिस्टिक थॉट ऑफ स्कूल से बिहेवियर, ठीक है, व्यवहार पर निर्भर करता है। अगर कोई मान लीजिए कोई इंट्रोवर्ट टाइप का है और वो ज़्यादा लोगों से मतलब ही नहीं रखता है, व्यवहार ही नहीं रखता है, निकलता बैठता ही नहीं है, तो वो भाषा का अनुकरण ही नहीं करेगा, अर्थात तब उसका जो भाषा की जो क्षमता है वो उसकी कम होगी। भाषा कब आएगी स्किनर के अनुसार? जब हम ज़्यादा से ज़्यादा अनुकरण करेंगे। तो ये है हमारे बिहेवियरिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट से रिलेटेड। अब क्वेश्चन करते हैं। स्किनर पुट्स फॉरवर्ड द थ्योरी दैट चिल्ड्रन बेस्ट एक्वायर लैंग्वेज थ्रू। स्किनर कहते हैं कि बच्चे किस प्रकार से अच्छी प्रकार से थ्योरी को सीखते हैं, भाषा को सीखते हैं। तो इसका आंसर होगा इमिटेटिंग, प्रमोटिंग एंड शेपिंग। बच्चे जो हैं इमिटेशन के द्वारा, और जितना हम उनको प्रोत्साहित करेंगे, शेपिंग करेंगे, ठीक है, उनको बोलने, अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने कोई वर्ड बोला, हो सकता है वो गलत बोले, हम उसको कहते हैं ठीक है और अच्छा है, ठीक है, बोलने का प्रयास करो और बोलने लगो, तब इसको हम कहते हैं शेपिंग करना, उसको शेप दे देना, ठीक है, उसको जस्टिफाई कर देना। प्रोमोटिंग का मतलब वो प्रोत्साहित करना, और इमिटेटिंग का मतलब होता है अनुकरण करना, कॉपी करना। किसके अनुसार है ये सब? ये स्किनर महोदय के अनुसार। ऐसी ऐसी चीजें हैं आज की क्लास में जो शायद अभी तक आपने नहीं पढ़ी होंगी। अब देखिए वाइगोट्स्की जी के ऊपर बात करते हैं। वाइगोट्स्की टाइप्स ऑफ स्पीच, वाइगोट्स्की ने है जो है स्पीच है, अंतःवाक है, इसके प्रकार बताएं। 3 प्रकार की वार्तालापों की इन्होंने बात की है। जो वाइगोट्स्की है वो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट है, एक सामाजिक रचनावादी हैं। इन्होंने सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच, इन तीनों की बात की है। जो प्राइवेट स्पीच है, इसको जीन पियाजे ने ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा है, केवल नाम अलग है। इन्होंने कहा ईगो सेंट्रिक स्पीच, किसने? जीन पियाजे ने। जबकि लेव वाइगोट्स्की ने कहा क्या है? प्राइवेट स्पीच। कब करता है बच्चा? इसकी एज कितनी है? 3 से 6 वर्ष, 3 to 6 ईयर्स। साइलेंट इनर स्पीच क्या होता है? जब बच्चा स्वयं से बोल बोल कर बातें करता है लेकिन आवाज़ बाहर ना आए, ठीक है, मन ही मन बात करना, तो उसको हम कहते हैं साइलेंट। नाम से ही क्लियर, साइलेंट। और प्राइवेट स्पीच क्या होती है? जब बच्चा बातें करता है स्वयं से बोल बोल कर, ठीक है, और अपने आप को सेल्फ डायरेक्शन देता है, रेगुलेट करता है अपने आप को, तब उसको हम कहते हैं प्राइवेट स्पीच। तब 3 प्रकार की इन्होंने स्पीच दी थी। और जो हमारे जीन पियाजे भाई साहब थे वो कहते थे, वो थे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट।
ये समाज संस्कृति को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। और वाइगोट्स्की जी की मैंने आपको ट्रिक भी बताई है, फिर दोबारा उसको रिपीट कर देते हैं। SCL, जहाँ पर ये 3 वर्ड आपको मिल जाए उसका आंसर जो है लेव वाइगोट्स्की होने वाला। S फॉर सोसाइटी, सोसाइटी मतलब समाज। C फॉर कल्चर, संस्कृति। और L फॉर लैंग्वेज, भाषा। ठीक है, डोंट माइंड, कोई माइंड मत करना कि हिंदी में लिख रहे हैं इंग्लिश में लिख रहे हैं, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सब कुछ जानते हैं। तब जहाँ पर आपको सोसाइटी है, कल्चर है, लैंग्वेज की बात मिल जाए उसका आंसर क्या होगा, लेव वाइगोट्स्की। अब हम पढ़ते हैं स्टीफन एंड क्रेसन की जो हाइपोथेसिस है इसके बारे में। इसमें जो हमारी है हाइपोथेसिस नंबर 4, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये कई बार पूछी गई है। पहले तो पूरी को पढ़ लेते हैं एज ए ओवरऑल। देखो, स्टीफन और क्रेसन जो 2 लोग थे, इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी, जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन के बाद में नोम चोम्स्की जी ने की है कि जो पहली लैंग्वेज होती है उसका हम क्या करते हैं, अधिग्रहण करते हैं, अधिग्रहण के द्वारा सीखते हैं। जो स्टीफन क्रेसन थे, इनका ये कहना था कि जो हम हैं सेकेंड लैंग्वेज को भी हम एक्विजिशन के द्वारा सीख सकते हैं। तब इन्होंने क्या क्या स्टेप्स बताई है, कैसे सीख सकते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इस चीज़ को सर्किल में बंद कर लो। जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं उनके लिए बताइए फ्लुएंसी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है या एक्यूरेसी। तो जो प्राइमरी स्कूल की अगर हम बात करें तो उनके लिए फ्लुएंसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, एक्यूरेसी कम इम्पोर्टेंट होती है। मतलब बच्चा बोले चाहे कुछ भी बोले, कोई बात नहीं, गलत बोल रहा है, बोल तो रहा है, बोलना ज़रूरी है प्राइमरी क्लास पर। जब वो जैसे धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा वैसे ही अपनी भाषा को भी ठीक कर लेगा, उसकी एक्यूरेसी भी सही हो जाएगी। तब इनकी हाइपोथेसिस में 5 पॉइंट्स हैं टोटल। पहली हाइपोथेसिस है एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस। इसके मतलब जो है हम भाषा को अनकंसाइसली रूप से है अधिग्रहण करते हैं, जैसा कि अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, बिना इफर्ट लगाए हुए अपने आप इन्वायरमेंट से। सेकेंडरी की हाइपोथेसिस थी मॉनिटर हाइपोथेसिस। इसका मतलब ये होता है, इसमें इन्होंने 3 प्रकार बताए, ओवर यूज, फ्लुएंसी, अंडर यूज, एक्यूरेसी सफर। ठीक है, अगर ओवर यूज कर देंगे तो फ्लुएंसी सफर कर जाएगी। ऑप्टिमल यूज, हमको बैलेंस में इसका यूज करना है। मॉनिटर मतलब आप कोई भाषा बोल रहे हैं, अगर आप बिल्कुल संभाल संभाल कर बोलेंगे कि ऐसा ना हो कहीं कोई गलत वर्ड बोल जाए, ठीक है, तब आप धीरे धीरे बोल लेंगे। जब आप बहुत ज़्यादा सही करने पर ध्यान देंगे तब आपकी फ्लुएंसी जो है, आप ज़्यादा इतना फ्लुएंटली नहीं बोल पाएंगे, धारा प्रवाहिता में नहीं बोल पाए, तब आपकी क्या सफ़र कर जाएगी, फ्लुएंसी। आप अगर अपने माइंड को आपने बहुत कम यूज किया कि कोई बात नहीं बोलना ही तो है, गलत सलत कुछ भी बोल दो, बस बोलना बोलना है, तब आपकी एक्यूरेसी सफ़र करेगी। आप बोलेंगे तो अगर आपने अंडर यूज किया, कम यूज किया अपने मॉनिटर का मतलब माइंड से कि हम कौन सा वर्ड बोलें कौन सा ना बोलें, तब ज़्यादा यूज करना मॉनिटर का अपने माइंड का क्या सही है क्या गलत है, कम यूज करना दोनों गलत है। तो हमको करना क्या है, हमको ऑप्टिमम यूज करना है। ठीक है, ऑप्टिमल यूज करना है, ना तो ज़्यादा कम, ना तो बहुत ज़्यादा, जिससे हम सही प्रकार से बोल पाएँ, ना तो हमारी एक्यूरेसी सफ़र करे और ना ही हमारी फ्लुएंसी खराब हो। एक्विजिशन, एट्रेंस, ठीक है, लर्निंग मॉनिटर। तो लर्निंग मॉनिटर कौन से नंबर की हाइपोथेसिस है, सेकेंड नंबर की, जैसे जिससे हम अपने माइंड द्वारा रेगुलेट करते हैं कि कौन सा वर्ड सही है कौन सा गलत है। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की। तीसरा इन्होंने नंबर बताया है नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। इसके अनुसार जो है, जैसे जिस प्रकार से हम फर्स्ट लैंग्वेज को सीखते हैं उसी प्रकार से हम सेकंड लैंग्वेज को भी नेचुरल ऑर्डर का मतलब होता है डायरेक्ट मेथड के माध्यम से सीख सकते हैं। जैसे हमने मोबाइल को मोबाइल कह दिया तो पता नहीं इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संस्कृत में, बस हमें तो अब मोबाइल नाम ही इसका ध्यान है। तो नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस कितने नंबर की दी है, नंबर 3 पर दी है।
अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कई बार पूछी भी गई वो है चौथे नंबर की है, स्टीफन क्रिएशन की। इसको हम कहते हैं इनपुट हाइपोथेसिस। ये क्या है? इसके अनुसार आप जो बच्चे को है, जितना बच्चा जानता है करंट में, उससे लगभग थोड़े ऊपर का टास्क दे दीजिए, इनपुट दो, जिससे बच्चा अपना माइंड ज़्यादा अप्लाई करेगा। ठीक है, लिखा है गिव इनपुट्स विच इज जस्ट बियॉन्ड द करंट लेवल ऑफ ए लर्नर। ठीक है, +1 का मतलब है थोड़ा ज़्यादा है उसके, जिससे जो कंप्रीहेंशन वो करे वो कैसा हो, बेस्ट हो, तो +1 का देना है। ऑप्शन में आ जाए -1, ×1, ठीक है, भाग 1 नहीं, +1 का हमको देना, थोड़े से ज़्यादा का, जितना वो जानता है थोड़ा चैलेंजिंग रहे उसके लिए। 5वीं इन्होंने दी है इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, फैसिलिटेटिव बट कैजुअल रोल मोटिवेशन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एंजाइटी। जो इफेक्टिव मतलब जो हम सीखते हैं उसको हमारी भावनाएं भी प्रभावित करती हैं। ये हमारे लिए फैसिलिटेटिव होता है, सही भी होता है, ठीक है, और हमको मोटिवेट भी करता है, जिससे हमको सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, और हमारे लिए कहीं ना कहीं जो है एंजाइटी को भी दूर करने वाला होता है। तो इसमें आपको नाम तो लगभग सभी के याद रखने हैं। जो नंबर 3 है इसको आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। नंबर 3 पर कौन सी है? नहीं नहीं, नंबर 3 नहीं, नंबर 4, इनपुट हाइपोथेसिस। ठीक है, इनपुट हाइपोथेसिस ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट, +1। चलिए अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया इनडायरेक्टली वे में। चूज द स्ट्रेटजी दैट मैचेस द एग्जाम्पल। ठीक है, आई फोकस ऑन द लैंग्वेज आई यूज टू मेक श्योर इट इज करेक्ट। जब मैं भाषा का प्रयोग करता हूँ तो मैं इस चीज़ को निश्चित कर लेता हूँ कि क्या जो मैं भाषा बोल रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, कि वो सही है, मतलब सही होने की बात की जा रही है। तो इसको हम किस चीज़ से मैच करेंगे, कौन सा इसके लिए ऑप्शन सही हो जाएगा? सेल्फ मॉनिटरिंग, मेमोराइजिंग, ट्रांसलैंग्वेजिंग और रिवाइजिंग। तब देखिए आपने स्टीफन क्रिएशन के बारे में एक चीज़ पढ़ी थी, हाइपोथेसिस नंबर 2, जिसका नाम क्या था? मॉनिटर हाइपोथेसिस। अपने आप को रेगुलेट करना कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है, जिसमें हमने फ्लुएंसी और एक्यूरेसी की बात कही थी। तब इसके लिए हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सेल्फ मॉनिटरिंग, स्वयं से अपने आप को मॉनिटरिंग करना कि जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ वो सही है या गलत। तो ए इज आवर राइट ऑप्शन। अब हम लोग बात करेंगे लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर। देखिए लैंग्वेज स्किल्स जो होती हैं वो कितनी होती हैं? 4 होती हैं, ठीक है, जिनको हम LSRW करके याद रख सकते हैं। लैंग्वेज स्किल्स कितनी हो गई? 4 हो गई। अब हम लोग बात करेंगे, देखिए ये 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं रिसेप्टिव, जिनको हम पैसिव स्किल्स कहते हैं, दूसरी होती है हमारी प्रोडक्टिव स्किल्स या एक्सप्रेसिव स्किल्स, जिनको हम एक्टिव स्किल्स भी कहते हैं। जो लिसनिंग है, ठीक है, और जो रीडिंग है वो कैसी है हमारी? वो है रिसेप्टिव या पैसिव। ये नाम पूछे जाते हैं कि जो रीडिंग है वो किस प्रकार की है, वो पैसिव है कि एक्टिव है? वो पैसिव होती है। और जो हमारी प्रोडक्टिव कौन सी होती है? SW। एस का मतलब क्या है? स्पीकिंग, W फॉर राइटिंग। तो LSRW को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसमें 2 रिसेप्टिव हैं, 2 प्रोडक्टिव हैं। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग में अंतर क्या होता है? देखिए इंटेंसिव नॉलेज और एक्सटेंसिव, जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, छोटी होती हैं, और जो हम क्लासरूम में पढ़ते हैं, ठीक है, इस बेसिक नॉलेज को गेन करने के लिए इसके पीछे हमारा कोई ना कोई एम होता है, पर्पज होता है। बिना पर्पज के कोई सिलेबस की बुक पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा ना। अब जिसका मान लीजिए सीटेट क्लियर हो गया, ठीक है, या बिल्कुल नौकरी करने लगा, जॉब में हो गया, तो बुक थोड़ी ना सीटेट को पढ़ने की स्ट्रेटजी सीखेगा, ठीक है, ना ही वो जीन पियाजे पढ़ेगा बाद में।
वो तो अभी पढ़ रहा है। तो जो इंटेंसिव नॉलेज है हमारी, क्या है इंटेंसिव। एक्सटेंसिव क्या होता है, जब हम मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, आपने देखा मैगजीन्स है, कोई भी बुक है, नाटक है, ठीक है। लॉन्ग अमाउंट ऑफ मटेरियल फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग, साधारण सामान्य जानकारी के लिए, जैसे न्यूज़पेपर। लॉन्ग टेक्स्ट होता है और आउट ऑफ द सिलेबस। एक्सटेंसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डिटेल में, लंबी लंबी बड़ी बड़ी चीज़ों को पढ़ना अपने एंजॉय के लिए, प्लीजर के लिए। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जो चीज़ हम प्लीजर के लिए अपनी पढ़ते हैं, आनंद के लिए, वो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है कि इंटेंसिव, वो हमारी एक्सटेंसिव रीडिंग होती है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वोकेबलरी। वोकेबलरी कितने टाइप की होती हैं। देखिए, वोकेबलरी दो प्रकार की होती है, जैसे कि हिंदी में भी हमने पढ़ा था, सक्रिय और निष्क्रिय। इसमें इनका नाम बदल दिया बस, इसमें एक्टिव कह दिया, इसमें पैसिव। एक्टिव वोकेबलरी क्या होती है, एक्टिव वोकेबलरी वे होती हैं जिनका हम यूज अपनी रीडिंग और राइटिंग में कर सकते हैं, ठीक है। अपने रीडिंग, राइटिंग, राइटिंग, रीडिंग नहीं होगा यहाँ पर, सॉरी बाय मिस्टेक गलत हो गया, रीडिंग नहीं होगा, ठीक है। राइटिंग तो सही है, जिनका प्रयोग हम बोलने में, स्पीकिंग होगा, ठीक है। जिनका प्रयोग हम स्पीकिंग और राइटिंग में कर सकते हैं, बोलने में और लिखने में जिन वर्ड का हम यूज कर सकते हैं, उनको हम एक्टिव वोकेबलरी कहते हैं। जो साइट वर्ड होते हैं हमारे, वो सब एक्टिव वोकेबलरी में ही आते हैं। साइट वर्ड क्या होते हैं, आगे आएगा क्वेश्चन। पैसिव वोकेबलरी क्या होती है, पैसिव वोकेबलरी वो होती है जिसका, जिन वर्ड को हम बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है, जिनका मीनिंग हमको सीधे पता नहीं होता है, उसको हम कहते हैं पैसिव वोकेबलरी। जैसे एक असिसिनेशन वर्ड है, इसका आई थिंक आपको मतलब नहीं पता होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, किसी को पता भी हो सकता है, लेकिन जब मैं सेंटेंस बोलूँगा तब आप इसका अनुमान लगा लेंगे कि लगभग इसका यही मतलब होगा। जैसे सेंटेंस है, महात्मा गांधी वाज असैसिनेटेड बाय नाथूराम गोडसे। अब आपने समझ लिया होगा कि नाथूराम गोडसे, महात्मा गांधी, असैसिनेशन, इसका मतलब होता है राज हत्या। कोई बड़े नेता की जब हत्या कर दी जाती है, ठीक है, तब उसको हम कहते हैं असैसिनेशन। मर्डर जो होता है, जो साधारण आदमी का होता है, हत्या कर दी जाती है, उसको हम मर्डर कहते हैं, इसको हम राज हत्या कहते हैं। तब मीनिंग लगा लेना, समझ लेना, जिसका प्रयोग हम ज़्यादा ना करें, उसको हम कहते हैं पैसिव वोकेबलरी। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम लोग बात करेंगे स्कैनिंग के ऊपर। स्कैनिंग क्या होती है, देखिए स्कैनिंग क्या है, एक रीडिंग स्ट्रेटजी, पढ़ने की एक हमारी रणनीति है, तकनीकी है स्कैनिंग करना। जब हम जीरोक्स कराने जाते हैं फोटो कॉपी, तो वो जो है मशीन वाला क्या करता है, स्कैनिंग ही तो करता है। टू लुक एट और एवरी, ठीक है, एवरी पार्ट ऑफ ए समथिंग क्विकली अंटिल यू फाइंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। मतलब पूरी चीज़ को पढ़ना, पूरी टेक्स्ट को देखना अपने काम की चीज़ को निकालने के लिए। जैसे फाइंडिंग हिज नेम ऑन द रिजल्ट लिस्ट, मान ली रिजल्ट की लिस्ट आ गई, हम जल्दी से जल्दी पूरी लिस्ट को पढ़ रहे हैं, हम सरसरी निगाह में जल्दी जल्दी कि हमारा नाम ढूंढ मिल जाए जल्दी से, ठीक है। तो इस प्रकार की रीडिंग को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्कैनिंग। अब एक होती स्कीमिंग। स्कैनिंग, स्कीमिंग से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। स्कीमिंग क्या है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो न्यूज़पेपर पढ़ना है वो किस टाइप की रीडिंग में आएगा, वो स्कीमिंग है या स्कैनिंग है। तो जो न्यूज़पेपर रीडिंग है वो हमारी स्कीमिंग है, ना कि स्कैनिंग। स्कीमिंग क्या होती है, जिस्ट या समरी, केवल हम अपनी समरी के लिए पढ़ते हैं, सारांश के लिए पढ़ते हैं, हमें पूरे टेक्स्ट से कोई मतलब नहीं, काम काम की चीज़ें हेडलाइट देख ली और आगे बढ़ गए। जैसे न्यूज़पेपर में अगर 10 पेज हैं तो हम 10 पेज थोड़ी ना पढ़ते हैं हम, जैसे स्पॉट वाला पढ़ लिया, फर्स्ट पेज पढ़ लिया, ठीक है, जिसको फ्रंट पेज कहते हैं हम। हाईलाइट जो न्यूज होती है उनको हम पढ़ लेते हैं और चीज़ों को हम छोड़ देते हैं, इसको हम कहते हैं स्कीमिंग करना। स्कीमिंग इज रीडिंग रेपिडली इन ऑर्डर टू गेट ए जनरल ओवरव्यू ऑफ द मटेरियल। कोई न्यूज है,
उसकी जस्ट हमने इसकी क्या कर ली, स्कीमिंग कर ली, आगे बढ़ गए। अब हम बात करते हैं कंट्रास्टिव पेयर और मिनिमल पेयर क्या होते हैं ये। मिनिमल पेयर क्या है या कंट्रास्टिव पेयर क्या है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल हैम्पर कर जाता है माइंड की ये चीज़ें क्या पढ़ रहे हैं। देखिए सिंपल है, ए कंस्ट्रक्टिव पेयर इज ए पेयर ऑफ वर्ड दैट आर द सेम एक्सेप्ट फॉर ए कंस्ट्रक्टिंग लेटर। अगर कोई भी दो वर्ड है उनमें केवल एक ही वर्ड का डिफरेंस है तब उन दोनों वर्ड को हम कंस्ट्रक्टिव पेयर कहते हैं। जैसे टेक और टेप, इनमें किसका अंतर, केवल के और पी का ही तो अंतर है, केवल एक लेटर का ही तो अंतर है। तो ऐसे जो कोई भी दो वर्ड मिल जाए तो उनको हम मिनिमल पेयर कहते हैं या कंस्ट्रक्टिव पेयर कहते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं साइलेंट रीडिंग। रीडिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइलेंट रीडिंग क्या होती है, लाउड रीडिंग क्या होती है। साइलेंट का नाम ही मतलब है चुप्पा, मौन वाचन, जिसको हिंदी में कहते हैं मौन वाचन। लाउड रीडिंग को कहते हैं सासुर वाचन, बोल बोल कर पढ़ना। तब जो हमारी साइलेंट रीडिंग होती है इससे क्या क्या होता है, इससे हमारी स्पीड बढ़ जाती है, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, हमारा ज्ञान ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और हम दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, शांति से पढ़ लेते हैं। और जो पढ़ने की ये है एडवांस लेवल है, ठीक है, उच्च अवस्था है। जब छोटे होते तब हम स्टार्ट किससे करते हैं, अलाउड रीडिंग से, ठीक है, बोल बोल कर पढ़ते हैं। तो ये तो फ़ायदा हो गया हमारे साइलेंट रीडिंग से। अब हम लोग बात करते हैं अलाउड रीडिंग के। अलाउड रीडिंग से क्या होता है, इससे हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है और जो इंटोनेशन है, स्वर का उतार चढ़ाव, इंटोनेशन जिसको कहते हैं, वो ठीक हो जाता है अलाउड रीडिंग से। जो पढ़ने की जो प्रारंभिक अवस्था है, जो फर्स्ट चरण है, पहला शुरुआती चरण है, जब बच्चा शुरुआत करता है तब वो अलाउड रीडिंग से ही शुरुआत करता है। देखिए लिखा कम है, बस आप समझने पर ध्यान दीजिए, नहीं तो लिखते लिखते तो बहुत बड़ी ज़्यादा पीडीएफ हो जाती, इसलिए टू द पॉइंट होकर लिखा गया है, बस आप समझते रहिए। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रीडिंग। रीडिंग कितने प्रकार की होती है, सभी प्रकार की रीडिंग पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है, इन डेप्थ, जब हम ज्ञान के लिए सिलेबस वगैरह पढ़ते हैं अपने, ठीक है, एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग इस समय सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो किसके लिए पढ़ रहे हैं, कोई इंजॉयमेंट के लिए थोड़ी ना पढ़ रहे हैं रात के 12-12 2-2 बजे, ठीक है। इन डेप्थ नॉलेज पढ़ रहे हैं, अपने एक एम है, हमारा पर्पज है कि हमें टीचर बनना है, ठीक है, इसलिए हमको सीटेट क्लियर करना है। तब इसको कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव क्या है, आराम के लिए पढ़ना, इंजॉयमेंट के लिए पढ़ना। गाइडेड रीडिंग होती है जब हमें कोई गाइड करने वाला होता है, जैसे हम पढ़ रहे हैं, हमारे सर जी हमारे पास बैठे, वो हमको टोकते हैं कि ऐसे नहीं, तुमको ऐसे पढ़ना चाहिए, ए वर्ड का प्रोनाउंसिएशन ए नहीं ए होगा। तो इसको कहते हैं गाइडेड रीडिंग। मॉडल रीडिंग क्या होती है, मॉडल रीडिंग वो होती है जो टीचर के द्वारा करके दिखाई जाती है, जिसको हम आदर्श वाचन भी कहते हैं। पहले टीचर पढ़ते हैं, बाद में स्टूडेंट पीछे पीछे उसको दोहराता है, तो इसको कहते हैं मॉडल रीडिंग। और डायलॉगिक रीडिंग क्या है, एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी लेटेस्ट में, डायलॉगिक रीडिंग क्या है। डायलॉगिक रीडिंग का मतलब जैसे मैं हूँ, ठीक है, और मान लीजिए मेरा पर्सनल एग्जाम्पल, मेरा जो बच्चा है राघव है, मेरा भतीजा, मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, तो बुक मैं पढ़ा रहा हूँ, उससे बात भी कर रहा हूँ। कोई जैसे मैंने चैप्टर पढ़ाया, जैसे वो छोटा है अभी मेरा भतीजा, फर्स्ट क्लास में, मैंने उसको रंगा सियार की कहानी सुनाई तो उसकी बुक से। फिर मैंने उससे क्वेश्चन पूछा कि रंगा सियार क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, क्यों इसकी पिटाई हुई, ठीक है, कैसे वो नीला नीला हो गया था। तब हम बातचीत कर रहे हैं आपस में, ठीक है, हम बच्चे से बात कर रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, तब इसीलिए इसको कहते हैं डायलॉगिक रीडिंग, डायलॉग हो रहा है, ठीक है, नाम से भी क्लियर है। अब शेयर्ड रीडिंग क्या होती है, शेयर्ड रीडिंग का मतलब होता है ग्रुप रीडिंग, टू और मोर स्टूडेंट्स रीड। देखिए जब क्लासरूम में आपने देखा होगा कि अगर कोई एक बच्चा बुक लेके नहीं आया तो कहते हैं पड़ोस वाले की बुक में पढ़ लो, ठीक है,
दूसरे वाले की बुक में पढ़ रहा हो, तब दो दो बच्चे साथ साथ पढ़ रहे हैं या दो से अधिक बच्चे भी जब साथ साथ पढ़ते हैं तो इसको हम कहते हैं शेयर्ड रीडिंग। तो 6 टाइप की जो है हमारी रीडिंग होती है। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कोडिंग, इनकोडिंग, डिकोडिंग। क्या है ये कोडिंग, इनकोडिंग, डिकोडिंग? तो पहले तो दो चीज़ें सेम है, ये लिख लो, कंफ्यूज करते। कोडिंग कहो या इनकोडिंग कहो सेम बात है, ठीक है, केवल डिकोडिंग अलग है। ये जो असरसन जो हम सॉरी जो हम रीजनिंग पढ़ते हैं, रीजनिंग में जो कोडिंग डिकोडिंग होती वही है। कोडिंग का मतलब जैसे ये नाम है, ठीक है, आरती नाम है, अब मैंने इसको कोड लिख दिया ऐसे कि पर 11 R18 वगैरह, ठीक है, ये मैंने कोड लिख दिया। अब मान लीजिए मैं तो सेंडर हूँ, ठीक है, मैंने भेजा है। अब ये है रिसीवर, ये है रिसीवर, ये है सेंडर। अब जो रिसीवर है, अब उसको पता है कि इसका मतलब क्या है, वन का मतलब क्या है, वन का मतलब ए है, दूसरे वन का भी मतलब ए है, ठीक है। 18 का मतलब आर होता है, ठीक है, और 20 का मतलब होता है टी, और 9 का मतलब होता है आई। अब उसने इसका मतलब निकाल लिया आर टी, ठीक है। तो इसको कहते हैं कोडिंग, ये हो गई कोडिंग, ये क्या हो गई कोडिंग। और जिसका अर्थ निकाल लेना फिर इसको कहते हैं डिकोडिंग, कोड को डिकोड कर देना। जैसे मोबाइल में लॉक डालते हैं उसमें लिखा होता है इनक्रिप्टेड और डिस्क्रिप्टेड। तब ये तो हमारा हो गया कोडिंग डिकोडिंग, भूलना मत, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे पढ़ते हैं मेटा कोग्निटिव एबिलिटी। व्हाट इज मेटा कोग्निटिव एबिलिटी? देखिए ये सीडीपी का टॉपिक है, वैसे मेनली सीडीपी का टॉपिक है ये। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस। जब हम अपने स्वयं के बारे में सोचते हैं, ठीक है, अपने जानकारी के, अपनी जागरूकता के बारे में सोचते हैं, जैसा कि आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे हम आप लोग इसमें सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तब स्वयं से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, आज की ओर से कि मेरी तैयारी अभी कहाँ पर इम्प्रूव नहीं हो पा रही है, कितना मेरा अच्छा स्कोर हो रहा है, कि ऐसा तो नहीं अभी मेरा बिलो 70 ही स्कोर बन रहा है, 80 भी नहीं पहुँच पा रहा है, ठीक है, 90 भी नहीं कर पा रहे हैं। तो अपने आप से क्वेश्चन पूछना, अभी ये मुझे और क्या करने की तैयारी की ज़रूरत है, कितना हमको अभी और पढ़ना चाहिए। तो स्वयं के बारे में मेटा कोग्निटिव दो वर्डों से मिलकर बना। मेटा माने होता है बियॉन्ड, कोग्निटिव मतलब प्रेजेंट लेवल, ठीक है, अपने कोगजी नियंत्र से। इसकी जो है सीडीपी की जो हमने मैराथन क्लास ली उसमें साइकिल भी पढ़ाई है, मेटा कोग्निटिव एबिलिटी की साइकिल। ये सभी मैराथन क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब फिर हमारा आ गया फोनीमिक अवेयरनेस, इसको हिंदी में आता है लिख के ध्वन्यात्मक जागरूकता क्या होती है। तब सीख लीजिए ध्वन्यात्मक जागरूकता क्या है। द एबिलिटी, देखो फोनीम, फोन का मतलब मैंने आपको साउंड बताया था, ठीक है, फोन वर्ड कहीं भी मिल जाए, फोन का मतलब साउंड, तो साउंड से रिलेटेड होगा जी। द एबिलिटी टू हियर एंड मैनिपुलेट इंडिविजुअल्स साउंड, जैसे आपने कोई भी आवाज़ सुनी, अब आपने उसको सोच लिया, मैनिपुलेट कर लिया कि ये वॉइस जो है गर्ल्स की है या बॉयज़ की है या किसी एनिमल्स की है। जैसे कुत्ता अगर कहीं भौंकता है तो आप पहचान लेते हैं, और बिल्ली जो आवाज़ निकालती है उसको आप अलग कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि कौन आवाज़ निकाल रहा है। तो आपके अंदर एक एबिलिटी है, आप जागरूक हैं किसके प्रति, साउंड के प्रति, इसीलिए इसको कहते हैं फोनेमिक अवेयरनेस, ध्वन्यात्मक जागरूकता। अब मान लीजिए आपको कोई कॉल आए तो आप जल्दी से पहचानते हैं कि लड़का बोल रहा था या लड़की बोल रही थी या कोई बच्चा बोल रहा था। तब आपके अंदर कौन सी समझ है, आपके अंदर ध्वन्यात्मक समझ है, जागरूकता है। अब आता है इमरजेंट लिटरेसी। इमरजेंट लिटरेसी भी खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं, हिंदी में भी आता है। हिंदी हिंदी की इसलिए लिख दी है कि हिंदी में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था कि उद्गामी साक्षरता क्या है। चलिए बात करते हैं उद्गामी साक्षरता के ऊपर। देखिए इमरजेंट लिटरेसी कहो या उद्गामी साक्षरता कहो,
जब बच्चे छोटे होते हैं, लगभग 5 साल से छोटे, जब वो कोई भी बुक उठाई उसको उलट पलटने लगे, कॉपी मिल गई, ठीक है, पेंसिल मिल गई, तो ऐसे 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 देखिए स्क्रिबलिंग करके मैंने दिखाई है, कुछ भी लिखने लगे जो मन में आया। उन्हें नहीं पता है रूल क्या होते हैं पढ़ने के लिखने के, वो ऐसे ऐसे बस लिख रहा है। तो बिल्कुल बच्चे की जो शुरुआती जो होती है लिटरेसी, जो पढ़ाई होती सीखता है, उसी उसको कहते हैं इमरजेंट लिटरेसी, उद्गामी साक्षरता। बिल्कुल उद्गम हुआ है बच्चे के अंदर से। इसका एक उदाहरण आता है स्क्रिबलिंग। स्क्रिबलिंग किसे कहते हैं? अब जो स्क्रिबलिंग है वो इमरजेंट लिटरेसी का उदाहरण है। चलिए अब हम लोग इस पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, तब तक हम पानी पी लेते हैं, जस्ट 1 मिनट। पढ़ लिए क्वेश्चन? चलिए इसको थोड़ा जूम करते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, द सेट ऑफ स्किल्स दैट डेवलप बिफोर चिल्ड्रन बिगिन फॉर्मल रीडिंग इंस्ट्रक्शन एंड विच प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर लेटर एकेडमिक स्किल इज। मतलब एक बच्चा है जो अपनी फॉर्मल टीचिंग है, स्कूल जाने से पहले जो अपनी स्टडी शुरू कर देता है, पढ़ने लिखने पढ़ने लगता है, जो आगे के जीवन के लिए फाउंडेशन का काम करती, तो उसको क्या कहते हैं? कि देखिए कितने क्लोज हैं ऑप्शन। अब इमरजेंट केवल आपको याद रह गया, तब इमरजेंट 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 इमरजेंट। अब होगा कन्फ्यूजन की इमरजेंट लिटरेसी थी, सोल्यूशन था, क्यूरिकुलम था कि प्रॉपर्टी था। तो आपको प्रॉपर नाम याद रखना है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इमरजेंट लिटरेसी। हिंदी में होता क्वेश्चन सेम, तब इसको कहते हैं हम उद्गामी साक्षरता। अब हम लोग बात करेंगे टीपीआर की। व्हाट इज टीपीआर? ठीक है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो फुल फॉर्म क्या है टीपीआर की? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। देखिए जो अमेरिका है, अमेरिका के भाषाविद हैं, ठीक है, उन्होंने, जिनका नाम है जेम्स असर, जेम्स असर, कहाँ के रहने वाले? अमेरिका के कैलिफोर्निया के रहने वाले हैं। इन्होंने एक चीज़ बताई है, इन्होंने टीपीआर की बात की है। टीपीआर क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंग्वेज एंड फिजिकल रिस्पॉन्स। मतलब आप कोई भाषा सीख रहे हैं और साथ ही साथ उसका फिजिकल मूवमेंट भी करके देख रहे हैं, ठीक है। जैसे आप सीख रहे हैं इंग्लिश में कि बताओ बेटा, जैसे हम लोग छोटे बच्चों से पूछते हैं कि बताओ बेटा नोज। नोज किसे कहते हैं? तो बच्चे नाक पकड़ लेता है, नोज माने नाक। कहते आई तभी आंखें छूने लगता है, ठीक है। और हम लोग हिंदी में एक कविता पढ़ते हैं, चंदा मामा आ जा दूध मलाई खा जा, तब बोल भी रहे हैं और ऐसे हाथ भी करते हैं, ठीक है। अब मैं करके तो आपको नहीं दिखा सकता, ठीक है, कैमरा ऑन नहीं, तो आप समझ सकते हैं। तो बच्चे जो है अपना फिजिकल मूवमेंट भी कर रहे हैं, हाथ भी हिला रहे हैं, तो उनकी भाषा सीखने में और वो फिजिकल रिस्पॉन्स करें। जैसे हमने बच्चे से पूछा हैंड, और बच्चे ने दिखा दिया, इसको कहते हैं हाथ छू के दिखा दिया। हमने पूछा उसका हेयर, तो उसने बाल पकड़ कर दिखा दिए। इसे ही हम कहते हैं टीपीआर, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। अब देख लीजिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया था इस पर, अब नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन है, स्टूडेंट इन क्लास सेकेंड सिंग ए सॉन्ग, एक गाना गाते हैं, हेड एंड शोल्डर्स नीस एंड टूस, दे टच द करेक्ट पार्ट ऑफ देयर बॉडी। वे जो बॉडी का सही वाला भाग है, ठीक है, जिसका भी नाम लिया जाता है हेड का, तब हेड, शोल्डर शोल्डर, नी नी, और टू जिसका भी जब नाम लिया जाता है वो उसको टच करते हैं, छूते हैं। आई दे सिंग द सॉन्ग, जैसे कि वो गाना गाते हैं। विच मेथड इज द टीचर यूजिंग टू टीच देम, इसमें से ऐसा कौन सा मेथड है जिसका यूज टीचर कर रहा है? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, इलिसिट्रिक, ऑडियोलिंगुअल,
कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? TPR। बिल्कुल आप कभी भी नहीं भूलेंगे, आपको मेरी बात याद आ जाएगी, ठीक है। TPR टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। सीखते ही सीखते उसका जो फिजिकल मूवमेंट भी करवाते चलो। अब हम लोग बात करेंगे बेसिक स्टेप्स ऑफ द राइटिंग प्रोसेस। लिखने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसकी निश्चित जो है ड्राफ्टिंग वगैरह की जाती है, स्टेप्स होती हैं, तो इसकी स्टेप लगाने को आती हैं सीक्वेंस वाइज। तो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली कौन सी? प्री राइटिंग। प्री राइटिंग का मतलब लिखने से पहले सोचना, विचारना, ब्रेन स्टॉर्मिंग करना। मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि इस पर अपने थॉट लिखिए कि अगर भारत में कोयला ना रहे, पेट्रोल ना रहे, तब क्या होगा, कैसे हमारी इकोनॉमी रन करेगी। जब कोयला नहीं रहेगा तब लाइट भी हमको नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से सोचना विचारना है, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग इसको कहते हैं। एक इसके अंतर्गत आती है, एक प्री राइटिंग के अंतर्गत आती है। उसके बाद आप ड्राफ्ट बनाएंगे कि हमको किस चीज़ को कहाँ पर रखना है, कैसे कैसे हमको लिखना है। जब आपका लिख कर तैयार होगा फिर आप उसको रिवाइजिंग करेंगे। रिवाइजिंग का मतलब कोई चीज़ गलत लिख ली होगी तब आप उसकी देखिए, रिवाइजिंग और एडिटिंग में थोड़ा सा फर्क होता है। रिवाइजिंग का मतलब होता है लाइन की लाइन बिल्कुल बड़ी बड़ी चीज़ें हटा देना, वर्ड के वर्ड गायब कर देना, नए वर्ड लगा देना, उसको रिवाइजिंग कहते हैं। एडिटिंग क्या? एडिटिंग का मतलब छोटी छोटी चेंजेस करना, जैसे पंचुएशन है, ठीक है, ये माइनर मिस्टेक हम कह सकते हैं उसको। वो सब किसके अंतर्गत आ जाती है? एडिटिंग के अंतर्गत आती है। और उसके बाद हम कर देते हैं अपने टेक्स्ट को फाइनल, ठीक है, पब्लिश कर देते हैं। तो कौन कौन सी स्टेप हो गई? प्री राइटिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, एडिटिंग और पब्लिशिंग। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रोसेस राइटिंग क्या होती है और प्रोडक्ट राइटिंग क्या हो गई। देखिए, जब आप कोई भी चीज़ लिखने का अभ्यास कर रहे हैं, लिख रहे हैं, अपने आप से कोई थॉट आया आपके माइंड में और आप उसके बारे में लिखने को बैठ गए, तब इस प्रकार की जो आप राइटिंग कर रहे हैं इसको हम प्रोसेस राइटिंग कहते हैं, जो कि क्रिएटिविटी से रिलेटेड होती है। और जब हमने कुछ लिख दिया, ठीक है, लिख देने के बाद फिर वो फाइनल हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो जो इंड रिजल्ट जो भी होता है, जो भी आपने लिखा जिसके बारे में जैसे थॉट लिखे, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट राइटिंग, ठीक है। तो प्रोडक्ट राइटिंग और प्रोसेस राइटिंग क्या होगी, समझ गए? जो प्रोसेस राइटिंग होती है वो हमारी क्रिएटिविटी से रिलेटेड होती है, और प्रोडक्ट राइटिंग इन रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट से रिलेटेड होती है। अब इसमें भी लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है, पढ़ते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज। देखिए, जो भाषा अक्षमता होती है वो चार हैं। अफेजिया, प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड और कम्प्रिहेंशन, प्रॉब्लम टू कम्युनिकेट, जिसको वह भाषा विकार, जिसमें हम से जो है लोगों को बात करने में दिक्कत होती है या भाषा को समझने में दिक्कत हो, तो वहाँ पर जो कौन सी डिसेबिलिटी होगी, वहाँ पर अफेजिया होगी। डिसलेक्सिया क्या है? पढ़ने लिखने संबंधी, ठीक है। लिखने बैठते हैं तो उल्टा लिख देते हैं, जैसे सा की जगह बाज, बा की जगह सा लिख देते हैं। बी डी में अंतर नहीं कर पाते हैं, 6 9 में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, और ओवरऑल से लैंग्वेज को पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है, तब डिसलेक्सिया इसको कहते हैं। ये बहुत पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया पूछा जाता है। डिसग्राफिया क्या है? देखिए, डिस जहाँ पर वर्ड मिल जाए, डिस का मतलब होता है डिसेबिलिटी, ठीक है, विकार। ग्राफिया का मतलब होता है लिखना, टू राइट। प्रॉब्लम टू राइटिंग, जब हमको लिखने में दिक्कत हो तब उसको कहते हैं डिसग्राफिया। देखिए, ये लिख रहा है। इलिजिबल राइटिंग, जब हम लिखते तो हैं लेकिन बहुत गंदा लिखते हैं, जिसको, ठीक है, पढ़ने में दिक्कत होती है बार बार, ठीक है, जिसको पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, तब उस प्रकार की राइटिंग को हम डिसग्राफिया ग्रस्त राइटिंग कहते हैं। कि इस बच्चे को लगता है कि डिसग्राफिया रही होगी। इल एलिजिबल राइटिंग। डिस्प्रैक्सिया क्या है? जब हमको मोटर प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जब हमको मूवमेंट करने में कोई दिक्कत होती है तब उसको हम कहते हैं डिस्प्रैक्सिया। इसमें आपको डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है। अब देख लेते हैं अभी हमारा कितना बचा है, ठीक है। अभी हमारे टॉप डाउन मॉडल वगैरह हैं, बॉटम अप,
उसके बाद नोट मेकिंग, नोट टेकिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टारगेट लैंग्वेज, ठीक है, ये लेसी, कल्प, बिक्स, टेक्स्ट बुक, एम्स ऑफ टीचिंग, पोर्टरी, पोर्टफोलियो असेसमेंट, फिर हमारे क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए अभी टाइम देखते हैं, टाइम कितना हुआ। अभी टाइम 1 घंटा हुआ है, देखते हैं हो जाए तो सही है, इसके पार्ट ना करने पड़े। चलिए इसको एक ही पार्ट में करते हैं। यहाँ पर आ गए डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड रिमेडियल टीचिंग। क्या होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट और रिमेडियल टीचिंग? देखिए, जब जब हम किसी भी समस्या के पहचान करते हैं, कारण जानने का प्रयास करते हैं, तो उसके लिए जो हम टेस्ट करते हैं उसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये लिखा है गैप्स टू फाइंड, पढ़ने में गैप को पता करना, प्रॉब्लम को पता करना। जब हमको गैप पता चल गया, प्रॉब्लम पता चल गई कि बच्चे की प्रॉब्लम कहाँ पर है, ठीक है, तब उसके लिए हम क्या करते हैं, दोबारा से पढ़ा देते हैं, नई क्लास करवा देते हैं, ठीक है, स्पेशल क्लास का अरेंजमेंट करते हैं, जिसको हम कहते हैं रिमेडियल टीचिंग या रीटीचिंग। तब डायग्नोस्टिक टेस्ट समस्या की पहचान करना और रिमेडियल टीचिंग समस्या की पहचान करने के बाद उसका उपचार कर देना। अब टाइप्स ऑफ टेस्ट देखिए, टेस्ट 3 प्रकार के होते हैं, अचीवमेंट टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट। जो अचीवमेंट टेस्ट हमारा होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्किल्ड से बेस्ड होता है, स्किल का किया जाता है कि किसी भी काम को आप कितनी अच्छी प्रकार से कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। एप्टीट्यूड का मतलब होता है एबिलिटी टू लर्न समथिंग, किसी भी चीज़ को जो सीखने की क्षमता आप में है या नहीं, उसको कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। इनके जस्ट नाम आपको ध्यान रखने हैं। अब हम लोग बात करेंगे ऑथेंटिक मटेरियल। किस मटेरियल को हम ऑथेंटिक मटेरियल कहते हैं? प्रामाणिक सामग्री कहते हैं। तो देखिए, मटेरियल्स दैट स्टूडेंट इनकाउंटर इन डेली लाइफ्स, जो भी हम अपने प्रतिदिन के जीवन में चीज़ें देखते हैं, ठीक है, जिस भी मटेरियल से हमारा सामना होता है वो सब कैसा होता है, वो सब प्रामाणिक सामग्री होती है, ऑथेंटिक मटेरियल होता है। जैसे मीनू चार्ट, पम्पलेट, होर्डिंग, ठीक है, ये सब क्या है? ये सभी है हमारे ऑथेंटिक मटेरियल। क्या नहीं होता है? कंटेंट रिटन बाय राइटर, अगर कोई राइटर है, लेखक, उसके द्वारा कोई बुक लिखी गई, कुछ भी लिखा गया है, तब वो हमारा ऑथेंटिक मटेरियल के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैंने इसको लिख दिया कि कौन सा ऑथेंटिक मटेरियल नहीं होता है। होता कौन सा है? जैसे मीनू चार्ट है, पम्पलेट है, होर्डिंग है, ठीक है, और इसी भी प्रकार की चीज़ें भी हो सकती है, कैलेंडर है, तो इसको कहते हैं ऑथेंटिक मटेरियल। नेक्स्ट है हमारा टीच टीच ग्रामर इन द कंटेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है, जो ग्रामर है हमको वो लैंग्वेज के कंटेक्स्ट में पढ़ानी चाहिए। जैसे अगर हम कोई कंटेक्स्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई भी बुक है या कोई भी स्टोरी है, कुछ भी चीज़ पढ़ा रहे हैं, तो उससे जोड़कर ही हमको ग्रामर उसमें ही साथ साथ में पढ़ानी चाहिए। इसको कहते हैं हम ग्रामर इन कंटेक्चुअल ग्रामर। अब साउंड से इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड कितनी होती हैं? देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में जो वोवेल्स हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं, लेकिन उनकी साउंड कितनी होती है? 20। 5 गुणा 4, 5 को 20, तो लगभग एक वोवेल की 4 साउंड होती हैं, तभी तो 20 हुआ। अब जो कॉन्सोनेंट होते हैं उनकी साउंड कितनी होती है? उनकी जो साउंड होती है वो 24 होती है, 24 जिसको हम कहते हैं। तो टोटल कितनी हुई? 20 + 24 बराबर 44। तो जो सॉरी, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, ठीक है। तब टोटल हमारी कितनी हो गई? 44। तो कितनी होती है साउंड? आपको आज के बाद ध्यान रखना है, 44।
चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे डिप्थोंग क्या होते हैं। डिप्थोंग, डिप्थोंग को आपको ऐसे याद रखना, डाई है, डाई माने दो, ठीक है। तब जब भी किसी भी वर्ड में अगर दो वोवेल एक जगह पर आपको मिल जाए साथ साथ, तो उस वर्ड को हम डिप्थोंग वर्ड कहते हैं। जैसे क्लियर, क्लियर में देखिए ई और ए, और डियर, डियर में भी ई और ए। तब जहाँ कहीं भी आपको दो वोवेल एक साथ दिख जाए तो उस वर्ड को हम डिप्थोंग कहते हैं। DIPTHONG, डिप्थोंग्स। अब आर्टिकुलेटर्स क्या होते हैं। एनी ऑर्गन दैट टेक्स पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द स्पीच साउंड, जो भी हमारे जो है बोलने में हमारी मदद करता है, कोई भी पार्ट जो है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम आर्टिकुलेटर कहते हैं। जो भी अर्थात हमारे एक्सप्रेस करने में, हमको बोलने में हमारी मदद करे, तो उसको हम कहते हैं आर्टिकुलेटर। अब हम बात करते हैं होमोग्राफ की। होमोग्राफ क्या होता है। देखिए होमो वर्ड जहाँ कहीं भी आपको मिल जाए, होमो का मतलब सेम होता है, समान। होमो माने समान। अब ग्राफ माने, ग्राफ का या ग्राफिया का, इसका मतलब होता है रिटिन या लिखना। होमोग्राफ का मतलब क्या हो गया, सेम राइटिंग, समान लिखना। बट मीनिंग इज डिफरेंट। ए होमोग्राफी इज ए वर्ड दैट शेयर्स द सेम रिटिन, ठीक है, समान लिखा गया है, फॉर्म्स एज एन अनदर वर्ड बट हैज ए डिफरेंट मीनिंग, बट इसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। देखिए कोई भी दो वर्ड है, उनका मीनिंग कभी भी सेम नहीं होगा, चाहे वो होमोग्राफ हो, होमोफोन हो, कुछ भी हो, होमोनियम्स हो, सभी से आगे आएंगे अभी। जैसे लीड और लीड दोनों है, ठीक है, ये लीड स्पेलिंग समान है, लेकिन इसको कहते हैं लीड, लीड करना, ठीक है, जिससे लीडर बनता है, लीड से लीडर बनता है, LEADER लीडर। और ये है लेड, लेड माने क्या होता है, लेड माने शीशा होता है, स्पेलिंग सेम है, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है और लिखे सेम गए हैं, मीनिंग अलग अलग है। तब इन वर्ड को हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे होमोग्राफ। अब होमोफोन क्या है, होमो माने सेम, फोन माने बता चुके हैं साउंड, जिनकी साउंड समान हो, मीनिंग डिफरेंट हो। मीनिंग तो हमेशा डिफरेंट ही होगा, साउंड सेम बट मीनिंग डिफरेंट। जैसे टू, 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 तीनों का अलग है, मतलब आप जानते ही हैं। तो इन वर्ड को हम क्या कहेंगे, इनको हम होमोफोन कहेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी होमोनियम्स की। होमोनियम्स, होमो का मतलब सेम, नियम्स मीने स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन भी समान है। अब हमारा जो है प्रोनाउंसिएशन भी समान रहेगा, स्पेलिंग भी समान रहेगी, लेकिन मीनिंग इज डिफरेंट, मीनिंग अलग होगा। जैसे सूट, सूट, सूट माने क्या होता है, क्लोथिंग, जो कपड़े पहनते हैं, लड़कियां पहनती हैं, ठीक है, सूट कहते हैं, इसको कहते हैं सूट, ये बहुत अच्छा सूट है तुम्हारा, ठीक है। और सूट क्या होता है, सूट का मतलब होता है उचित, आपको यहाँ का वातावरण सूट नहीं कर रहा है, ठीक है, उचित नहीं है। एप्रोप्रिएट, सही, कोई चीज़ है सही है या गलत है, उसको कहते हैं सूट। तो मीनिंग अलग अलग है, लेकिन लिखे सेम गए हैं, इस प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो ऐसे वर्ड को हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे होमोनियम्स। अब हैं हमारे अप्रोचेस दो, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, बॉटम अप और टॉप डाउन। देखिए एक होता है हमारा टॉप डाउन, एक होता है बॉटम अप अप्रोच। तो दोनों में अंतर क्या है, क्या दोनों सेम है कि अलग अलग है। हिंदी में इसको कहते हैं शीर्षगामी। अगर आ जाए हिंदी में पूछा गया वैसे कि शीर्षगामी उपागम क्या है, अधोगामी उपागम क्या, तब टॉप डाउन को हम कहते हैं शीर्षगामी, और अधोगामी को कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। अब ये क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं डिटेल से। बॉटम अप, बॉटम का मतलब होता है नीचे, ठीक है, अप माने ऊपर, तब नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ये ऐसे एरो लगा है, नीचे से ऊपर। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, पुराना अप्रोच है, ठीक है, इसको हम कहते हैं अधोगामी उपागम। जब हम
सबसे पहले वर्ड को लेटर को सीखते हैं, जैसे हम सभी लोग इसी प्रकार से सीखते हैं बॉटम अप अप्रोच से। जैसे सबसे पहले हम बच्चे को क्या सिखाते हैं, लेटर ABCD, फिर हम उनकी साउंड सिखाते हैं। ठीक है, फोनेटिक एनालिसिस जिसको कहते हैं, साउंड की, जैसे CH, चा, KH, खा। ठीक है, PA, पा की वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, साउंड सिखाते हैं। पहले पहचानना सीखते हैं, फिर इनकी साउंड देखते हैं। फिर हम साउंड के बाद फिर हम थर्ड स्टेज पर पहुंचते हैं, फिर हम वर्ड बनाना सीख जाते हैं, जैसे कैट है, डॉग है, रैट है। अब जब हम वर्ड बना लेते हैं तो वर्ड बनाने के बाद में ही फोर्थ नंबर आता है, जिसको हम कहते हैं फ्रेज कंप्रिहेंशन। फिर हम फ्रेजेस को जो है समझने लगते हैं। फ्रेज क्या होते हैं, फ्रेज वे वर्ड होते हैं जो वर्ड से बड़े होते हैं और सेंटेंस से छोटे होते हैं, उनको हम कहते हैं फ्रेज। फ्रेज के बाद सेंटेंस बनाने लगते हैं। ठीक है, और सेंटेंस के से क्या बनते हैं, पैराग्राफ, और पैराग्राफ से बन जाती पूरी स्टोरी, पूरा का पूरा हमारा टेक्स्ट बन जाता है, पूरी स्टोरी हमारी बन जाती है। तब जब हम लेटर से मीनिंग की ओर जाते हैं, ठीक है, मीनिंग, जब हम लेटर से मीनिंग की ओर जाते हैं तब इसको कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। देखिए ऊपर चढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना, अभी क्वेश्चन आएगा। तब क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स द यूज ऑफ इनपुट्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। ठीक है, मीनिंग को समझने के लिए साउंड्स, वर्ड्स, क्लॉजेस, सेंटेंसेस फ्रॉम द बेस ऑफ दिस प्रोसेस। इस प्रक्रिया का बेस होती है कौन, साउंड है, वर्ड है, क्लॉज है। ठीक है, क्लॉज है, सेंटेंस है, और किसके लिए, मीनिंग को फाइंड आउट करने के लिए, मीनिंग का पता निकालने के लिए। इन दिस अप्रोच टीचिंग स्टार्ट विद स्मॉल डिटेल्स। जो टीचिंग होती है वो स्मॉल डिटेल्स अर्थात छोटे छोटे लेटर से शुरुआत होती है, जैसे जे है। ठीक है, इसको कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। नाम याद रखना, क्वेश्चन आएगा बॉटम अप अप्रोच, अधोगामी उपागम। अब देख क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के पूछा गया है। An approach to teaching reading that starts with basic elements like letters and phonemes, and teaches children that phonemes can be combined into words before moving on to reading as a whole। मतलब वो कौन सा अप्रोच है जिसमें कि सबसे पहले जो पढ़ने की शुरुआत है वो बेसिक एलिमेंट, शुरुआत से बिल्कुल लेटर से की गई, फिर फोनीम्स की बात की गई, साउंड की बात की गई, फिर उसके बाद बच्चे को पढ़ाया गया, पूरा पूरा टेक्स्ट समझाया गया, पढ़ाया गया। तब जब हम लेटर से शुरुआत करते हैं, ठीक है, स्मॉल, छोटे से शुरुआत करते हैं, बड़े की ओर जाते हैं, मीनिंग की ओर जाते हैं, तब इसको क्या कहते हैं हम, देखिए इनको तो आप एलिमिनेट कर देंगे दो, कि या तो टॉप डाउन होगा या बॉटम अप होगा। तब जब लेटर से शुरुआत करते हैं तब उसको कहते हैं बॉटम अप। अगर समरी होती, ठीक है, मीनिंग से हमको लेटर पर आना होता तब वो हो जाता बॉटम अप, टॉप डाउन, सॉरी, टॉप डाउन अप्रोच हो जाता। आगे आएगा अभी, अब है हमारा टॉप डाउन, टॉप से ऊपर की ओर, नीचे की ओर। इसमें क्या है, मीनिंग हमको पता रहेगा। ठीक है, मीनिंग हमको पता रहेगा, लेटर की तरफ आना है। जैसे लैंग्वेज एज ए होल, भाषा को हम जानते हैं, सीखते हैं, लेकिन इसके हम लेटर्स को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हम स्टोरी से उल्टा चलेंगे। पैराग्राफ, पैराग्राफ से सेंटेंस, सेंटेंस से फ्रेज, फ्रेज से वर्ड, वर्ड से फोनेटिक, फोनेटिक से लेटर कम्बिनेशन। तो इसको हम कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच, मीनिंग से लेटर की ओर। देखिए उल्टा हो गया। तब क्या हुआ, इट मीन्स द यूज ऑफ द बैकग्राउंड नॉलेज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, मीनिंग ऑफ द वर्ड, मीनिंग को समझने के लिए। बैकग्राउंड नॉलेज कैन बी प्रीवियस, सिचुएशनल, कंटेक्चुअल और स्कीमेटा। जो प्रीवियस नॉलेज कैसी कैसी हो सकती है, बैकग्राउंड की नॉलेज हमारी सिचुएशनल हो सकती है, कंटेक्चुअल हो सकती है और स्कीमेटा से रिलेटेड हो सकती है।
लर्नर्स टू फॉर्म सीमेंटिक्स एंड योर वर्ड्स यूज इन हिज हर राइटिंग। जो लिखने पढ़ने में जो वर्ड जो हैं वो यूज करते हैं सीमेंटिक्स, जिसको कहते हैं अर्थ विज्ञान। ठीक है, तो जो हम जो वर्ड जैसे हमने अगर कोई वर्ड यूज किया, जैसे अभी हमने मान लीजिए कोई वर्ड ले जैसे गुड है, ठीक, गुड वर्ड यूज किया, तब इसकी हम सीमेंटिक जानते हैं, ठीक है, कि इसका मीनिंग क्या है, तभी तो हम इसको यूज कर पा रहे हैं। तब ये कौन सा अप्रोच है, अगर हम मीनिंग जानते हैं, अगर हम इसके पार्ट्स की तरफ जाएं तब इसको कहते हैं बॉटम टॉप डाउन अप्रोच। अब बात करेंगे नोट टेकिंग नोट मेकिंग। तब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे नोट्स टेकिंग के बारे में और नोट्स मेकिंग के बारे में, और इन दोनों में अंतर क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग। टेकिंग माने होता है लेना, ठीक है। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड प्लेटफॉर्म, मतलब अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को पिकअप कर लेना, उठा लेना। जैसे ड्यूरिंग लेक्चर्स है, यूट्यूब वीडियो है, जैसे आप मेरा वीडियो इसमें देख रहे हैं और आपको कोई पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट लगा तो आपने उसको लिख लिया या नोट डाउन कर लिया। किसी भी आप सेमिनार में है, कोई भी न्यूज है, रेडियो पर सुन रहे हैं या टीवी पर सुन रहे हैं, तो उससे जो है डायरेक्ट चीज़ों को ड्यूरिंग उसके दौरान ही उठा लेना, लिख लेना, इसको कहते हैं नोट्स टेकिंग। टिप्स फॉर नोट टेकिंग, नोट टेकिंग लेते समय किन किन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना चाहिए, तब हमारा नोट टेकिंग जो होता है अच्छा होता है। राइटिंग ओनली इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, केवल हमको इम्पोर्टेंट पॉइंट ही नोट करने चाहिए, ऐसा नहीं सब कुछ लिख डालो। यूज फ्रेज और वर्ड एब्रीविएशन फॉर्म, जो है शॉर्ट फॉर्म हमको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करनी चाहिए। और फॉलो पैटर्न और डायग्रामेटिक फॉर्म और फ्लो चार्ट, हमको ऐसे ऐसे जो है फ्लो चार्ट बनाते हैं, इनको ऐसे बंद कर लेते बॉक्स में, फ्लो चार्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनाने चाहिए, इससे कम स्पेस में हम ज़्यादा चीज़ों को लिख सकें। तब ऐसा हमको करना चाहिए नोट्स टेकिंग के समय। अब नोट्स मेकिंग क्या है, नोट मेकिंग मतलब बनाना, जो भी हम नोट्स बनाते हैं, जैसे आपने जो भी नोट्स अपनी कापी किताबों से बनाए हैं सीटेट के लिए, वो सब क्या है, नोट्स मेकिंग है। नोट मेकिंग इज नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग डाउन यू हियर और रीड, आपने जो कुछ भी सुना या जो है पढ़ा उसको सब कुछ को लिखना, वो नोट्स टेकिंग, वो नोट्स मेकिंग नहीं होता, ठीक है। जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हम लिखेंगे। इट इज प्रोसेस ऑफ रिव्यू कनेक्टिंग एंड सिंथेसिस आइडियाज फ्रॉम योर लेक्चर और रीडिंग। हमने जैसे आपने जो मेरी क्लास पूरी देख ली, ठीक है, 2-2.5 घंटे की, फिर आपने अपने हिसाब से जो अच्छा लगा बाद में उस चीज़ को लिख लिया, आराम से बना लिया, सिंथेसिस किया अपने आइडियाज़ को, ठीक है। तब इसको कहते हैं नोट मेकिंग, टू राइट डाउन योर ओन नोट्स, इट इज कॉल्ड नोट मेकिंग। समझ गए होंगे क्या इन दोनों में अंतर है, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मेथड्स ऑफ टीचिंग, पढ़ाने के मेथड। देखिए सब वैसे तो बहुत मेथड है, यहाँ पर हम बात करेंगे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, सीधी सी बात है, डायरेक्ट मेथड वो होता है जिसमें हम जो मदर टंग है इसका कोई भी जो है रोल नहीं होता है, डायरेक्ट हम चीज़ों को सीखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने इसको अगर, ठीक है, फ़ोन कहा है, तब अब डजन मैटर इसको अलग अलग क्या कहते हैं, ठीक है, बस फ़ोन है तो फ़ोन है, डायरेक्ट हमने सीख लिया। नो मदर टंग यूज इन नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड में जो है हम मदर टंग का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का ये मेथड है, इससे जो हम है ज़्यादा अच्छी प्रकार से चीज़ों को सीख पाते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछा गया डायरेक्ट मेथड से, ये देख लीजिए। बैनिशिंग मदर टंग इन द क्लासरूम इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मेथड, ऐसे क्वेश्चन आते हैं थोड़े घुमा फिरा के,
कि वह मेथड कौन सा है जिसमें बैनिश कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, प्रयोग कम कर दिया जाता है मदर टंग का। वो बाइलिंगुअल है, ग्रामर ट्रांसलेशन है, नेचुरल है कि डायरेक्ट मेथड है। तो इसको सीधी सी बात है जिसमें मदर टंग को कम यूज किया जाए, ठीक है, ना के बराबर किया जाए, सीधे सीधे चीज़ों को जोड़कर सिखा दिया जाए, बताया जाए, तब उसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। सो ए इज आवर राइट, डी इज आवर राइट ऑप्शन। अब टारगेट लैंग्वेज क्या होती है? देखिए, वो कोई भी लैंग्वेज जो आपकी मदर टंग को छोड़कर है। जैसे मेरे लिए इंग्लिश है, तमिल है, लेकिन हिंदी मेरी मदर टंग है तो हिंदी नहीं है। अब जो किसी बच्चे की अगर तमिल जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज है, तब उसके लिए हिंदी टारगेट लैंग्वेज हो जाएगी या सेकेंड लैंग्वेज हो जाएगी। तब जो चीज़ हमारी जो मदर टंग है उसके अलावा जो भी लैंग्वेज सीख रहे हैं वो सब टारगेट लैंग्वेज है। मदर टंग जिसको हम नेटिव लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको ध्यान ही रखना है कि जो भी लैंग्वेज हम अपने घर परिवार से पहली बार अपनी सोसाइटी से सीखते हैं उसको हम मदर टंग कहते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है? जीटीएम। जीटीएम क्या है? ठीक है, इसमें जो है ग्रामर की सहायता से अनुवाद कर करके हम चीज़ों को सीखते हैं। जैसे फोकस वर्ड आ गया तो इसको हमको हिंदी में बता दिया गया मेरी मातृभाषा में कि फोकस माने होता है, ठीक है, केंद्र करना, ठीक है, ध्यान देना किसी चीज़ पर। मेन फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग जो हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है, इसमें 2 पॉइंट्स पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है, पढ़ने और लिखने पर, रीडिंग एंड राइटिंग पर। बस आपको जस्ट इतना ही याद रखना है। अब एलएसी क्या है? ये पूछा गया था अभी लेटेस्ट में, एलएसी, व्हाट इज एलएसी? एलएसी का मतलब होता है लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम, इसकी फुल फॉर्म ही आ जाती है। तो क्या होगी इसकी फुल फॉर्म? लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम, इंटीग्रेटिंग लैंग्वेज टीचिंग विद अदर सब्जेक्ट इन द सेम क्लासरूम, जैसे मैथ साइंस हिस्ट्री, ठीक है, इकोनॉमिक्स एटसेट्रा। अच्छा ये बताइए, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं भाषा को छोड़कर तो होगा तो कोई ना किसी लैंग्वेज में ही वो लिखा हुआ। जैसे आप मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ, ठीक है, हिंदी में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है, होगा तो किसी लैंग्वेज में। मैथ की तो कोई लैंग्वेज थोड़ी ना है। साइंस है, हिंदी में होगी या इंग्लिश में होगी, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक, तो कोई भी सब्जेक्ट है वो एक विशेष भाषा में ही होता है। वो किसी भी किसी भी भाषा में लिखा हो सकता है। वही हिस्ट्री की बुक आप हिंदी में पढ़ते हैं, वही आप इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो जो भाषा जो होती है वो हमारे पूरे क्यूरिकुलम में फैली हुई होती है। इसी को शॉर्ट में हम कहते हैं LAC, लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम। आगे क्या है? लैंग्वेज, देखिए लिखा है लैंग्वेज इज द सेंटर ऑफ ऑल डिसिप्लिन्स और सब्जेक्ट। कोई सी भी सब्जेक्ट को हम बिना भाषा के पढ़ ही नहीं सकते। अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, मैथ पढ़ ही नहीं सकते हैं जब तक लैंग्वेज नहीं होगी। तो ये सर्किल है, ठीक है, ये हमारा क्यूरिकुलम है और ये सेंटर में क्या है इसके? लैंग्वेज। अब LAC स्टैंड्स फॉर, ऐसी फुल फॉर्म आई थी, यूज ऑफ लैंग्वेज इन ए वेराइटी ऑफ मीनिंगफुल कंटेक्स्ट, इट इज कॉल्ड LAC। अब मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है? बहुभाषावाद। बहुभाषावाद क्या है? मल्टीलिंगुअलिज्म इनहेंस इंटेलेक्चुअल फ्लेक्सिबिलिटी। बहुभाषावाद हमारी जो है रचनात्मकता और हमारी जो है अंदर लचीलापन, जिससे कि हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रकार से चीज़ों को सीख पाएँ, इस चीज़ का डेवलपमेंट करता है। इसीलिए बहुभाषावाद को हमको एज ए रिसोर्स लेना है हमेशा, ठीक है, एक संसाधन के रूप में यूज करना है। मल्टीलिंगुअलिज्म इज ए रिसोर्स ऑलवेज यूज इन हिच हर क्लासरूम, जिसका हम अपने क्लास में रूम में कैसे यूज करें? एक रिसोर्स की तरह, संसाधन के रूप में। अब कल्प आ गया हमारा, ये अभी पूछा गया सीटेट जो 21 जनवरी को 2024 को हमको हुआ था, उसमें आया था ये क्वेश्चन, कल्प और बिक्स वाला दोनों। अब कल्प क्या है? इसकी फुल फॉर्म ही पूछी गई थी, लैंग्वेज यूज्ड फॉर अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड हायर ऑर्डर लैंग्वेज स्किल्स। फुल फॉर्म देख लीजिए इसकी, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी,
मतलब वो भाषा जिसका प्रयोग हम अपने एकेडमिक में करते हैं, ठीक है, पढ़ने लिखने में करते हैं, एकेडमिक में करते हैं, ठीक है, स्किल का उसको ही कहते हैं हम कल्प। तब समझिए, एक तो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं लैंग्वेज, एक हम फॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं पढ़ने लिखने में, जो फॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं उसको ही हम कहते हैं कल्प। कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, बिल्कुल बार बार रिवाइज कीजिए, याद हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा 2021 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कम्स अंडर कल्प। अब डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट करके क्वेश्चन पूछ लिया कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो कल्प के अंतर्गत आती है। मेकिंग रिजर्वेशंस, आंसरिंग कॉल्स, ठीक है, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट फॉर ए सैलून, और राइटिंग बुक रिव्यूज़। अच्छा ये बताइए, अगर आपको भाषा नहीं आती जाती है, आप अच्छे नहीं हैं, होशियार नहीं हैं, आपकी कोग्निटिव डेवलपमेंट नहीं है, तब क्या आप किसी बुक है, अगर आपको कोई मैंने बुक दी, मैं कहूँ कि भाई मेरी बुक का रिव्यू कर दीजिए कि इसमें क्या सही लिखा है, क्या गलत लिखा है, ठीक है, क्या क्या है, तब जब तक आपकी प्रोफिशिएंसी नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तब राइटिंग बुक रिव्यूज ये आएगा किसके अंतर्गत, कल्प के अंतर्गत। तो क्वेश्चन थोड़े कैसे आते हैं, डायरेक्ट नहीं आते हैं, थोड़े इनडायरेक्ट वे में भी पूछ लिया जाता है, तब आपको ध्यान रखना है। डी। अब कल्प का जस्ट अपोजिट बिक्स, BICS, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। ये क्या होती है, जो भी लैंग्वेज हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, घर परिवार में, दोस्तों के साथ, ठीक है, प्लेग्राउंड में, सोसाइटी में, वो सभी लैंग्वेज हमारी आ जाती बिक्स के अंतर्गत। नाम देखिए, बेसिक माने मूलभूत, हिंदी में कहते हैं मूलभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल। तब क्या हो गई हमारी बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, लैंग्वेज दैट वी यूज इन डेली लाइफ। अब देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं, बताइए, ये लैंग्वेज टीचर फर्स्टली आस्क स्टूडेंट टू इंट्रोड्यूस themselves to each other in the class, then she asked them to introduce their friends to each other. This activity will help them to increase। मतलब एक टीचर है वो कहता है कि पहले तो आप सभी लोग एक दूसरे से परिचय कीजिए, उसके बाद में कहते हैं कि एंड देन सी आस्क, एक अध्यापिका है वो कहती है कि अपने फ्रेंड का परिचय एक दूसरे से दीजिए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के बारे में बताइए। मतलब बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। दिस एक्टिविटी विल हेल्प देम टू इंक्रीज, इस एक्टिविटी से क्या होगा, तो इस एक्टिविटी से बच्चों की जो अंदर लैंग्वेज है उसका विकास होगा और वो अपनी भाषा का यूज कर पाएंगे, अपनी जो भी उनकी मदर टंग है, जो मुख्य भाषा है। तो इसको क्या कहेंगे, कल्प कहेंगे, PPP कहेंगे, ELT कहेंगे, या बिक्स कहेंगे। तब ध्यान दे देखना, ठीक है, कल्प और बिक्स में ही आपको कन्फ्यूजन होगा। तब क्या होगा, जब वो बच्चे अपनी बिल्कुल स्लैंग लैंग्वेज में अपनी मातृभाषा में बात कर रहे हैं, एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे बिक्स, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, मूलभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल। अब है हमारी टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक क्या है, बस क्लास आपकी कंप्लीट ही होने वाली है, इसके बाद 10-12 क्वेश्चन है, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। टेक्स्ट बुक क्या है, बुक को आपको कैसे लेना है, देखिए बुक को बिल्कुल भगवान नहीं समझना है, सब कुछ नहीं समझना है। जो हमारे सीखने की चीज़ें होती उनमें से एक पार्ट है, ठीक है, बुक। इट इज़ वन ऑफ द रिसोर्स ऑफ द टीचिंग लर्निंग, ठीक है, टीचिंग लर्निंग के सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक रिसोर्स है, सब कुछ नहीं है बुक। इन लर्निंग अधिगम में थिंक बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, बुक के परे जाकर भी हमको सोचना है, केवल उतना ही नहीं पढ़ना है सीखना है जितना बुक में दिया गया है, उसके जो इतर है, जो उसके एक्स्ट्रा है, वो भी हमको सीखना है। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक लर्निंग शुड बी डिसइनकरेज्ड, ठीक है, डिस्करेज्ड करनी चाहिए, हमको हतोत्साहित करनी है। केवल जो अगर कोई क्वेश्चन आए उसमें लिखा हो कि टेक्स्ट बुक सेंट्रिक लर्निंग, तो इसको कैसा करना है, हमको डिस्करेज करना है, हतोत्साहित करना है। साइन लैंग्वेज इज ए नेचुरल लैंग्वेज, ठीक है,
साइन लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ जेस्चर, इशारों से पर आधारित होती है साइन लैंग्वेज, जैसा कि हम जानते हैं। तो ये तो हमारी साइन लैंग्वेज के बारे में बात हो गई, टेक्स्ट बुक के बारे में हो गई। अब हम पढ़ते हैं एम्स ऑफ टीचिंग पोएट्री, जो हमको जो कविताएं पढ़ाई जाती है उसका उद्देश्य क्या आता है, क्यों कविताएं पढ़ाई जाती हैं। तो एप्रिसिएशन, ब्यूटी, एस्थेटिक, इंजॉयमेंट, आइडियाज, जॉय ऑफ लर्निंग, सीखने में आनंद के लिए, ठीक है, सुंदरता के लिए, ठीक है, किसी की प्रशंसा करने के लिए, ठीक है, सौंदर्य सौंदर्य परख, ठीक है, इसके लिए हमको पोएट्री का ज्ञान कराया जाता है, इसलिए हम बच्चों को कविता पढ़ाते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज देनी है, अगर आपको उसको कविता के माध्यम से देंगे तो बच्चे अच्छी प्रकार से सीख भी लेंगे, उनके माइंड में वो ज़्यादा देर तक चीज़ रहेगी। इसलिए भी पोएट्री को पढ़ाया जाता है, और बच्चों को सबसे बड़ी बात इंजॉयमेंट होगा, आनंद आएगा। अब लेक्सिकल वर्ड क्या होते हैं या कंटेंट वर्ड क्या होते हैं। तब वे सभी वर्ड जिनका स्वयं में अपने आप में मीनिंग हो उनको हम लेक्सिकल वर्ड कहते हैं या कंटेंट वर्ड कहते हैं। जैसे हम कोई भी यूज लीजिए, जैसे इंडिपेंडेंट वर्ड है, इसका मतलब क्या है, जो अपने आप में स्वतंत्र हो, तो ये कैसा वर्ड हो गया, लेक्सिकल वर्ड हो गया। मीनिंग है, मीनिंग का मतलब क्या होता है, अर्थ, तो मीनिंग कैसा हो गया, कंटेंट वर्ड हो गया। तो वो कोई भी वर्ड जिसका स्वयं में मीनिंग हो उसको हम लेक्सिकल वर्ड या कंटेंट वर्ड कहते हैं। अब पोर्टफोलियो असेसमेंट क्या होता है। एम्स एट पोर्टफोलियो असेसमेंट का एम क्या है, कलेक्शन ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ लर्निंग बाय लर्नर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एज एविडेंस, मतलब कि बच्चे का समग्र मूल्यांकन करने के लिए, ठीक है, पूरा ओवरऑल उसका जो है डेवलप, उसका असेसमेंट करने के लिए, तो बच्चे से रिलेटेड, चाहे वो उसकी सेल्फ असेसमेंट सीट हो, ठीक है, टीचर के द्वारा असेसमेंट की गई सीट हो, क्लास टेस्ट हो, यूनिट टेस्ट हो, ठीक है, ये सभी चीज़ें एक बैग में रखी जाती हैं जो बच्चे से रिलेटेड होती हैं। इनको देखकर ही बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है। इसे ही हम कहते हैं पोर्टफोलियो असेसमेंट। ये सीडीपी और पेडागोजी दोनों में पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तक तो हमने पढ़ाई की, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बहुत आराम से करिएगा। देखिए पहला ही क्वेश्चन हमने असर्शन और रीजन वाला रख दिया है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द होगा यहाँ पर, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन बताइए। असर्शन है ऑल चिल्ड्रेन हु इंटर स्कूल आर competent लैंग्वेज यूजर्स अकॉर्डिंग टू देयर एज। रीजन क्या है, ड्यू टू लैंग्वेज एंड कल्चरल डाइवर्सिटी दे आर अनेबल टू डेमोन्स्ट्रेट देयर एबिलिटीज। असर्शन में कहते हैं कि जो सभी बच्चे जब स्कूल में आते हैं तब वो योग्य होते हैं, कम्पिटेंट होते हैं अपनी आयु के अनुसार, मतलब अगर जिस बच्चे की एज अगर 8 साल है, तब 8 साल के बच्चा अपने हिसाब से ही उसकी जो है प्रोफिशिएंसी होगी, अपने हिसाब से ही उसकी भाषा पर पकड़ होगी। क्या ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, सही बात है। अब जो 6 साल का बच्चा है उसकी पकड़ 10वें वाले बच्चे की तरह नहीं हो सकती है। तो ये तो बात हमारी सही हो गई, ट्रू हो गई। रीजन कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो अनेबल होते हैं, ठीक है, वो एबल नहीं होते, वो योग्य नहीं होते हैं वो भाषा को बोलने के लिए, और अपने कल्चरल डाइवर्सिटी के कारण दे आर अनेबल टू डेमोन्स्ट्रेट, वो शो नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो ये फॉल्स है, ठीक है, अनेबल नहीं एबल होते हैं, ये तो हो गया फॉल्स। अब ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ए इज आवर राइट ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी इज नोन है। भारत में जो भाषा है वो शिक्षा की नीति में किस नाम से जानी जाती है। लैंग्वेज इन एजुकेशन, ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी, नेशनल लैंग्वेज फार्मूला, थ्री लैंग्वेज फार्मूला। तब जो है जो भाषा है वो भारत की जो शिक्षा नीति है उसमें जो है
लैंग्वेज इन एजुकेशन, भाषा शिक्षा में इस नाम से जानी जाती है। सो ए इज आवर राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डिफरेंट था। अब ये बताइए, ये क्वेश्चन अभी ही पढ़ाया है, ऊपर डिस्कस भी कर चुके हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू लैंग्वेज इन इंडिया, भाषाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, क्या इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत की, बताइए, करिए आराम से। हिंदी इज द नेशनल लैंग्वेज, क्या हिंदी नेशनल लैंग्वेज है भारत की। हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, हिंदी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंग्लिश इज द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, क्या इंग्लिश एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ध्यान कीजिए, अभी हमने एक एक्ट पढ़ा था, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 का अधिनियम, जिसके अनुसार भारत में जो हिंदी है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है और इंग्लिश है वो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, ये दोनों गलत हो जाएंगे ऊपर वाले, और सी डी सही है। सो डी इज आवर राइट ऑप्शन। इंग्लिश सहायक राजभाषा है। अब मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, बताइए, बहुभाषावाद क्या है। मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए स्ट्रेटजी इज, एक स्ट्रेटजी है, किसकी स्ट्रेटजी है मल्टीलिंगुअलिज्म, बताइए। बहुभाषावाद क्या है। टीचिंग ऑल सब्जेक्ट्स इन इंग्लिश मीडियम, सभी विषयों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना। टीचिंग इंडियन लैंग्वेज एज ए लैंग्वेज, टीचिंग ऑफ ए फॉरेन लैंग्वेज along with Indian language through the medium of a state language, using the language of learners for teaching learning of language and content subjects। हमें बच्चे की भाषा का यूज करना है बच्चे को सिखाने के लिए, यही सही है, ठीक है। यही तो बहुभाषावाद कहता है कि हमें सभी बच्चों की भाषाओं को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना है, उसी के अनुसार हमको पढ़ाना है। इसलिए बहुभाषिकता का मतलब हो गया सी, सभी बच्चों का वेलकम स्कूल में करना और उनकी भाषा के अनुसार उनको पढ़ाना और सिखाने में मदद करना। क्वेश्चन नंबर 5, स्ट्रक्चरल अप्रोच गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू, जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है वो सबसे ज़्यादा फोकस किस पर देता है। स्पीच एंड रीडिंग, रीडिंग ओनली, स्पीच ओनली, और रीडिंग एंड राइटिंग। बताइए, स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है हमारा मूलभूत जो हमारा अप्रोच है वो किस पर ज़्यादा फोकस करता है। तो ये जो है स्ट्रक्चरल अप्रोच है, आपको ध्यान रखना है, ये हमारा पढ़ने और लिखने पर सबसे ज़्यादा फोकस देता है। डी, रीडिंग एंड राइटिंग। रियली हमारा क्वेश्चन आ गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यूजिंग रियलिया, ठीक है, व्हाट इज रियलिया, इज द लैंग्वेज क्लास मीन्स ब्रिंगिंग, रियलिया को स्कूल में लाना है, क्या मतलब है इसका, रियलिया होती क्या है। रियल लाइफ सिचुएशंस टू कम्युनिकेट, रियल ऑब्जेक्ट्स एट टीचिंग एड्स, रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स ऑफ फॉर द लर्नर्स, रियल लेवल ऑफ चाइल्ड लर्निंग टू द नॉलेज ऑफ पेरेंट्स। तब रियलिया का मतलब होता है, आप सीख लीजिए फिर कभी मत भूलना, रियलिया दो वर्ड से मिलकर रियल, REAL, ठीक है। रियल माने होता है वास्तविक, बिल्कुल जो रियल है। तब पढ़ाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में अगर आप किसी वास्तविक पदार्थ का यूज करते हैं तब उसको हम कहते हैं रियलिया। तो रियल ऑब्जेक्ट्स एज टीचिंग एड्स, बी इज आवर राइट ऑप्शन। जैसे हम पेड़ के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, प्लांट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो एक तो तरीका है उसकी पिक्चर को ड्रा कर दीजिए व्हाइट बोर्ड पर, दूसरा है कि आप उसको स्मार्ट बोर्ड पर दिखा दें, तीसरा तरीका है कि आप बाहर से एक पेड़ लेके आए क्लास रूम में रख दिया कि देख लीजिए ये प्लांट होता है, इसको ही प्लांट कहते हैं।
बिल्कुल रियल चीज़ों का आप यूज कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, तब उसको कहते हैं रियल ऑब्जेक्ट्स एज टीचिंग एड्स। क्वेश्चन नंबर 7, ए हिंदी स्पीकिंग टीचर गेट्स पोस्टेड इन ए प्राइमरी स्कूल विच इज द एरिया ऑफ पंजाब सिंस ही डज नॉट नो द लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट एरिया ही शुड। एक टीचर है, वो हिंदी भाषी था, वो हिंदी बोल रहा था, ठीक है, हम लोगों की जैसी, और उसको पंजाब के भाग में पोस्ट कर दिया गया। तब उसको क्या करना चाहिए? वो लोकल लैंग्वेज मतलब पंजाबी जानता नहीं है, तब उसको क्या करना चाहिए? ही शुड मोटिवेट द कम्युनिटी टू लर्न हिंदी, मतलब कौन जो कम्युनिटी है, वहाँ के लोग हैं, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि आप लोग हिंदी सीख लें। आज इट इज़ ए नेशनल और ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि ये नेशनल या हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। कम्युनिकेट इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में बात करेंगे। एज इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम, ये तुम्हारे लिए कठिन है। टू अंडरस्टैंड देयर लोकल डायलेक्ट, अगर आपको उनकी जो लोकल भाषा है, लैंग्वेज, उसको सीखने में प्रॉब्लम है, तब आप इंग्लिश में बात करेंगे। यूज द चाइल्ड्स लैंग्वेज, थर्ड, यूज द चाइल्ड्स लैंग्वेज एज ए रिसोर्स एंड स्टार्ट टीचिंग। आप बच्चे की भाषा को रिसोर्स के रूप में लेंगे और वहीं से स्टार्ट कर देंगे। बस पकड़ लिया, आंसर यही सही है। सी इज आवर राइट ऑप्शन। ठीक है, रिसोर्स मिल जाए, रिसोर्स एक पॉजिटिव वर्ड है, आप ऐसे ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8, क्या है 8 में? भार डच CLIL, इसकी फुल फॉर्म आई थी, ठीक है, क्या होती है ये? कंटेंट लैंग्वेज इंटर लर्निंग, कंटेंट एंड लैंग्वेज बेस्ड इंटरेस्टिंग लर्निंग, कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग, कंटेक्स्ट फॉर लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग। तो सीधी सी बात है, इसकी तो फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। इसका मतलब होता है CLIL का मतलब होता है कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग। ठीक है, जो कंटेंट और भाषा से संबंधित हमारी जुड़ी हुई जो अधिगम होता है, सीखना होता है, उसको हम कहते हैं CLIL, कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच मेथड एडवोकेट्स लिंग्विस्टिक कंपिटेंसी एंड परफॉर्मेंस। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा अप्रोच है या मेथड है जो भाषाई कंपिटेंसी, प्रोफिशिएंसी और परफॉर्मेंस की बात करता है? ठीक है, भाषा में आपकी प्रोफिशिएंसी कितनी है, स्किलनेस कितनी है, और आपकी परफॉर्मेंस क्या है, इसके बारे में कौन सा मेथड बात करता है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, कम्युनिकेटिव अप्रोच, डायरेक्ट मेथड और स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, जितनी अच्छी प्रकार से आप डायरेक्ट मेथड में सीखी हुई कंपिटेंसी आपको आ सकती, उतनी किसी भी भाषा में आप सीख लें वो नहीं आने वाली है, ना उतनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी। मतलब जैसे मेरी मातृभाषा हिंदी है, तो जितनी अच्छी मेरी प्रोफिशिएंसी है, जितनी अच्छी प्रकार से मैं हिंदी को बोल सकता हूँ, ठीक है, उतनी अच्छी प्रकार से मैं किसी भी सेकंड लैंग्वेज को नहीं बोल सकता, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा। तब जो है, जिस मेथड में सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेंसी और परफॉर्मेंस की बात की जाती है, वो होता है हमारा डायरेक्ट मेथड, नेचुरल मेथड भी इसको कहते हैं। बस एक दो और क्वेश्चन है। एक्टिवेटिंग लर्नर्स स्कीमा मीन्स, बच्चों के स्कीमा को एक्टिवेट करना, शुरुआत करना, क्या है इसका मतलब? स्कीमा मेकिंग ए लिंक बिटवीन द टॉपिक एंड लर्नर्स बैकग्राउंड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, बच्चों के टॉपिक और उनकी प्रीवियस नॉलेज को जोड़ना उनके अनुभव के साथ। मेकिंग ए लिंक बिटवीन द टेक्स्ट बुक एंड इट स्ट्रक्चरल पैटर्न्स एंड ग्रामेटिकल आइटम्स, डीलिंग विद लर्नर्स हैविंग लर्निंग डिसेबिलिटी डिफिकल्टीज, showing a picture or asking learners to write a story।
तो सीधी सी बात है, इसमें जो स्कीमा क्या होता है, स्कीमा होती है हमारी प्रीवियस नॉलेज या बैकग्राउंड की नॉलेज जो भी हमारे माइंड में भरी पड़ी है। अगर हम कोई नई चीज़ सीख रहे हैं तो पुरानी चीज़ से जोड़कर हमको पढ़ाई जानी चाहिए। सो ए इज आवर राइट ऑप्शन। ये कैसा हो जाएगा, ए सही होगा। 11th क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग प्रोमोट। जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है उसके अनुसार भाषा को कैसे सीखना चाहिए, ठीक है, प्रमोट करना चाहिए। ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, क्लासरूम नॉइज, टीचर सेंटर्ड अप्रोच, कल्चर ऑफ साइलेंस, ठीक है। तब आप देखते ही पता कर लेंगे जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है जो नेगेटिव है, क्लासरूम नॉइज ये कुछ नहीं, नॉनसेंस है, कल्चर ऑफ साइलेंस नहीं है, वो कल्चर ऑफ साइलेंस जो है जीवांत क्लास का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। वो क्लास अच्छी होती है जिसमें बच्चे बातचीत करते हैं। सो ए इज आवर राइट ऑप्शन, ए चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दीज बर्ड्स नोन एज। इन बर्ड को किन नाम से जाना जाता है, द, ऑफ, एंड, ए, टू, दैट, इट, विद, बट, दे, सी, ही। फॉर्म वर्ड्स, यूज वर्ड्स, अनइम्पोर्टेंट वर्ड्स, साइट वर्ड। तो मैंने अभी आपको बताया था कि साइट वर्ड वे वर्ड होते हैं जिनको हम देखते हैं, जिसकी मीनिंग पता कर लेते हैं, जानते कुछ भी, हमको जरा भी सोचने की लिए टाइम नहीं लगाना पड़ता। जैसे एंड माने और, जल्दी से देखा, दे माने बेस, सी माने वह, ठीक है, विद माने साथ, बट माने परंतु। तो बे वर्ड जिनका हम देखते हैं मीनिंग निकाल लेते हैं उनको हम साइट वर्ड कहते हैं। तो डी इज आवर राइट ऑप्शन। चलिए अपनी क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। प्लीज़ आपके लिए बहुत हिस्टोरिकल क्लास थी, आराम से इस क्लास को करें, ठीक है, और क्लास को शेयर करें। इस क्लासों को बनाने में बहुत टाइम लगता है। प्लीज़ आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें, और कम से कम 10-10 लोगों को एक लोग जो है शेयर करें क्लास को, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। ये क्लास आप लोगों के लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहेगी और आप लोग बिल्कुल ही टेट को क्लियर करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। कोई क्वेश्चन हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।